राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, कैसे हो भाई आप लोग? और आपकी शानदार तैयारी रीट मुख्य परीक्षा के लिए हो गई होगी। मैं अब आपको ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे वीडियो से तैयारी कर सकते हो। यहाँ तक मैं मानता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी वो शानदार हो चुकी है, आपको अपनी तरफ से कॉन्फिडेंट है। मैं केवल आपको रिवीजन के तौर पे आपको चीज़ें भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट में रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है और वो रिवीजन मैं आपका करवा रहा हूँ। ये वीडियो मुझे पता है कोई भी विद्यार्थी पूरा सिलेबस एक दिन में नहीं पढ़ सकता, लेकिन मेरे 3 घंटे के अंदर अंदर वो पूरा कवर कर सकता है एक सब्जेक्ट को। इसी श्रृंखला में अपन आज कला और संस्कृति का लास्ट पार्ट है, उसको यहाँ लेकर आ चुके हैं। कला संस्कृति का आज बहुत छोटा सा पार्ट बचा है। इसके साथ में 2 साहित्य वाला पार्ट दे रखा है। मेरे पास में सिलेबस हमेशा रखता हूँ कि क्या बच्चों को पढ़ाना है। इसमें ये दे रखा है ना, आपके कहाँ गया, राजस्थान की बोलियां। यहाँ से ध्यान रखना, बोलियों के क्वेश्चन राजस्थानी भाषा में आएगा। प्रमुख राजस्थानी कृतियां और प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार, ये दोनों एक ही चीज़ है। कृतियों के साथ साहित्य हैं, और राजस्थानी संत साहित्य और लोक साहित्य ये थोड़ा सा अलग सिस्टम है। तो संत साहित्य लोक साहित्य भी आ जाएगा, यहाँ अपन कवर कर लेंगे। कुछ एक्स्ट्रा पार्ट थोड़ा सा पीछे रखूंगा मैं, पीछे वाले एग्जाम्स को देखते हुए कि 2023 में जो मुख्य परीक्षा हुई थी उसमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछे गए थे। वो कहाँ से पूछे गए थे? वो राजस्थानी साहित्य जो कॉलेज में चलता है, जो राजस्थानी के अंतर्गत BA करते हैं, ठीक है ना, उनके जो पोर्शन लगता है वहाँ से क्वेश्चन पुटअप हुए थे। तो वहाँ से मैं कुछ किताबें इकट्ठी कर रहा हूँ। जहाँ तक मुझे कुछ इंपॉर्टेंट डाटा लगेगा उसका मैं या तो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कोई 5-10 मिनट का वीडियो बना के, या फिर मैं कोशिश करूंगा कि उनकी टेलीग्राम के ऊपर PDF बना के डाल दूं, लास्ट में आप उनको पढ़ लेना। बाकी यहां तक कर लोगे तो GK वाला पोर्शन आज अपना कंप्लीट हो जाता है। आपका कर्तव्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो, कमेंट किया करो, लाइक किया करो। एक हाइप का ऑप्शन है, उसे हाइप जरूर कर दें, और नए साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ मिलता है शानदार और जानदार कंटेंट। यहाँ तक आज अपना GK कंप्लीट हो जाएगा। केवल अपना जो पोर्शन बचेगा करंट वाला, वो नेक्स्ट में आपको मिल जाएगा। उसके बाद में मैं कोशिश करूंगा एक दिन कुछ ना कुछ आपको विशेष दे दिया जाए, ठीक है। तो आज की अपनी क्लास यहाँ से अपन शुरू करते हैं। इस क्लास में आज अपना क्या ही रहने वाला है, आज की क्लास में अपन चर्चा करने वाले हैं वो अपना पोर्शन रहेगा। सबसे पहले अपन विभिन्न प्रकार के महल और स्मारक, उसके बाद में कोई मस्जिद है, बावड़ी है, और फिर राजस्थान के प्रमुख मंदिर जो अपने रह चुके थे। पीछे वाली क्लास में कुछ को कवर किया था, कुछ रह गए थे, उसको आज अपन यहाँ कंप्लीट करेंगे। फिर राजस्थान के रीति रिवाज, फिर ये बोलियां वाला पोर्शन, और फिर संत साहित्य, लोक साहित्य और विभिन्न प्रकार का साहित्य, कुछ विविध जो मैंने पत्रिकाएं वगैरह लिए वो लास्ट में। तो ये अपना पोर्शन रहेगा। जो भी साथी पहली बार देख रहे हैं वो भी वीडियो को अंत तक देखोगे, अंत तक जरूर देखा करें। मैं देखता हूं 100 विद्यार्थी देखते हैं, उनमें से 2 विद्यार्थी ही अंत तक पहुंचते हैं। जब आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जा रहा है 2 घंटे में, फिर भी आप उसे अंत तक नहीं देख रहे हो, इससे बड़ी बेवकूफ़ी आपकी कुछ हो ही नहीं सकती। क्योंकि इससे ज़्यादा रिविजन मुझे नहीं लगता कि आप किताब पढ़ के कर लोगे, नहीं कर सकते आप, मुझे पता है। लेकिन इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देख के जाना। हूबहू मैं आंसर की जब बढ़ाऊंगा, आंसर की के लिए भी यहाँ बने रहना। आंसर की मैं प्रोवाइड कराऊंगा तब बताऊंगा कि अपने नोट्सों से क्या क्या क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स वाली शानदार क्लास रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए कंबाइंड रूप से। हाँ, बहुत लोगों का मेरे पास मैसेज आते हैं, यूट्यूब पर भी कमेंट रहते हैं, सर PDF कहाँ मिलेगी? तो साथियों मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, रीट मुख्य परीक्षा लेवल 1 और लेवल 2 की ये जो हस्तलिखित नोट्स की PDF है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, राजस्थान का भूगोल, कला एवं संस्कृति, साइकोलॉजी और कंप्यूटर, ये सारी की सारी PDF। वैसे फीस है 999 रुपये। इन पे सब पे 50% हमेशा ऑफ चल रहा था अभी तक, और ये आपको 499 रुपये में प्रोवाइड करवाई दी जा रही। इसी को कम करके अभी ये 199 रुपये का ऑफर चल रहा है 15 जनवरी तक। तो आप इनको 199 रुपये पे करके ये PDF भी प्राप्त कर सकते हो, और भी सुपरफास्ट रिवीजन कर सकते हो। 199 में ये PDF इस रूप में मिलती है आपको। इन नंबरों पे ही फोन पे करके 199 और स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया करो और बोल दिया करो सर हमें PDF दो, वहां से PDF मिलेगी, ठीक है। अब PDF का शायद सिस्टम खत्म हो गया होगा। अब ये मत सोचना कि सर तो पैसे कमा रहे हैं, 199 रुपये में इतनी सारी PDF जब आपके पास आएगी ना लाइन लग के, जब तो देखा करो कि बहुत लोग स्प्रिंट करते हैं 199 रुपये अपन यूं ही खराब कर देते हैं, ठीक है। और
बाकी मैं नहीं कहता आप खरीदो, आप यहाँ पूरी पढ़ाऊंगा, यही चीज़ पीडीएफ देता हूँ मैं, ये इन्हीं चीज़ की पीडीएफ देता हूँ। एक मैंने आपको बता ही रखा था, यदि आप 15 जनवरी तक क्या कर देते हो, यदि अपने चैनल पे 10 के सब्सक्राइब करवा देते हो, टेलीग्राम पे 2 के सब्सक्राइब करवा देते हो, तो आपको क्या मिलेगा, जो 2 सब्जेक्ट मैंने और बताए थे उस वीडियो में, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। प्रमुख स्मारक एवं महल, प्रमुख स्मारक एवं महल, सबसे पहले अपन बात करेंगे, उसमें सबसे पहला रहेगा अपना हवा महल। कौन सा? हवा महल। ये कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में कराई। सवाई प्रताप सिंह ने कितने में करवाया? 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया, जो आपका जयपुर के अंतर्गत स्थित है। इसके वास्तुकार लालचंद उस्ता थे। इसके वास्तुकार कौन है भाई? लालचंद उस्ता, क्योंकि ये लाल पत्थरों से निर्मित है, लाल पत्थरों से निर्मित है, इससे याद रख सकते हो लालचंद उस्ता। आकृति इसकी श्री कृष्ण के समान है। आकृति किसके समान है प्यारे विद्यार्थियों? श्री कृष्ण का जो मुकुट है, श्री कृष्ण के मुकुट के समान हवा महल की क्या है? आकृति। इसमें 953 खिड़कियां हैं। कितनी है? 953 खिड़कियां। इसमें कुल कितनी खिड़कियां हैं? 953 कुल खिड़कियां हैं। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं सर आप इससे हट जाया करो, ये लो भाई मैं हट जाता हूँ। उसके बाद में इसमें झरोके हैं 365। झरोके कितने हैं? 365 झरोके। झरोके कितने हैं? 365। विशेष बात करें तो ये 5 मंजिला है। कितने मंजिला है? 5 मंजिला है। इसकी पहली मंजिल का नाम है शरद मंदिर या प्रताप मंदिर। पहली का क्या है? शरद मंदिर या फिर प्रताप मंदिर। दूसरी मंजिल का नाम है रतन मंदिर। तीसरी का है विचित्र मंदिर। चौथी का है प्रकाश मंदिर और 5वीं का है हवा मंदिर। 5वीं का क्या है? हवा मंदिर। सर हमें ऐसे तो याद रहता है, लेकिन हम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल। मुझे ये बताओ, ये विषम संख्या है तो बीच वाला, बीच में हमेशा जो चीज होती है उसको अपन विचित्र कहते हैं। बीच में जो चीज होती है हमेशा वो क्या होती है? विचित्र। यानी तीसरी मंजिल का नाम क्या है? तो आप कहोगे विचित्र। तो सर पहली का नाम क्या है? इसका निर्माण किसने करवाया? सर प्रताप सिंह ने। तो इसका नाम क्या है? प्रताप मंदिर। इसी प्रताप मंदिर को सबसे नीचे वाली है ना, उसके अंदर सर्दी सबसे ज्यादा लगती है। अपन 2 मंजिले बना लेते हैं ना, तो नीचे वाला कमरा हमेशा ही ठंडा मिलता है। इसका मतलब नीचे वाले का प्रताप मंदिर या क्या है? शरद मंदिर। इससे 2 नंबर वाले का क्या है? इससे 2 नंबर वाले का क्या है? तो 2 नंबर वाले का है रतन। 2 नंबर वाले का नाम क्या है? रतन है। 2 नंबर का है रतन। उसके बाद में 3 नंबर विचित्र बताई दी। ऊपर से एक हवा है, एक प्रकाश है। तो ऊपर सबसे ज्यादा अपन ऊंचाई पर सबसे ज्यादा रहते हैं तो हवा सबसे ज्यादा लगती है, तो ऊपर वाली का हवा है, उससे नीचे प्रकाश है। उससे नीचे क्या है? प्रकाश है। तो पहली मंजिल का नाम क्या है प्यारे विद्यार्थियों? तो आप कहोगे सर पहली का नाम प्रताप सिंह ने बनवाया तो प्रताप मंदिर। सर्दी सबसे ज्यादा लगता है तो शरद मंदिर। दूसरे का नाम क्या है? रतन मंदिर है। बीच वाला विचित्र अपने आप में। चौथा प्रकाश और हवा में से हवा ऊपर ही ऊपर ज्यादा लगती है तो हवा, उससे नीचे क्या लगना है? प्रकाश रखना है। ठीक है, चलते हैं आगे। लाल व गुलाबी पत्थरों से ये निर्मित है और इसके कलाकार कौन थे? लालचंद उस्ता। उसके बाद में इसके ऊपर डाक टिकट जारी हो चुका है 10 पैसे का, 10 फरवरी 1986 को। 10 फरवरी 1986 को इसके ऊपर डाक टिकट जारी हो चुका है। जल महल दूसरा अपना कौन है? जल महल है। कहां पर पड़ता है प्यारे विद्यार्थियों? ये है जयपुर के अंदर। जल महल कहां पर है? जल महल आपका जयपुर जिले के अंतर्गत। जल महल कहां पर? आपका जयपुर जिले के अंदर है। इसका निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया। इसका निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह ने इसका क्या करवाया प्यारे विद्यार्थियों? निर्माण करवाया। जल महल सवाई जय सिंह। झील है मानसागर झील के किनारे ये है। मंजिल है इसकी 5 मंजिल है। कितनी मंजिला है ये? 5 मंजिला है। हवा महल के जितना ही है। इसका उपनाम है मानसागर में स्थित खिलता कमल। मानसागर में एक खिलता हुआ कमल का नाम इसका उपनाम है। फूलों की घाटी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? फूलों की घाटी कहते हैं। अगला है सिटी पैलेस, जयपुर के अंदर है। सिटी पैलेस कहां पर है? जयपुर के अंतर्गत। इसका उपनाम है चंद्र महल। इसको क्या कहते हैं? चंद्र महल कहते हैं। सिटी पैलेस जयपुर में है, जिसे अपन चंद्र महल कहते हैं। इसके वास्तुकार है याकूब और विद्याधर भट्टाचार्य। याकूब और विद्याधर भट्टाचार्य किसका है? सिटी पैलेस का। अन्य महल मुबारक महल जयपुर में है भाई। मुबारक महल कहाँ है? जयपुर में है। इसका निर्माण सवाई माधो सिंह ने करवाया। सवाई माधो सिंह सेकंड ने इसका निर्माण करवाया। पोथीखाना इसी में है और शास्त्रागार इसी में। पोथीखाना और शास्त्रागार है। तो पोथीखाना और शास्त्रागार, ये पोथीखाना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पोथीखाना कहां पर है? जयपुर के अंतर्गत है। उसके बाद में अपन बात करेंगे आमेर के महल।
आमेर के महल कहाँ पर है? आमेर के महल कहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों? तो आमेर के महल आपके जयपुर में, आमेर दुर्ग में। आमेर के महल आमेर दुर्ग जयपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया? मान सिंह पेस्ट ने करवाया। आमेर किले का निर्माण मान सिंह पेस्ट ने। बिशप हेपर ने कहा, मैंने क्रेमलिन में जो देखा है, मैंने क्रेमलिन में जो देखा है और अल बर्मा के बारे में जो कुछ सुना है, उससे बढ़कर यह महल है। आमेर के बारे में बिशप हेबर ने कहा है, मैंने क्रेमलिन में जो भी देखा है और अल बर्मा के बारे में जो कुछ भी सुना है, उससे बढ़कर कौन से महल है? आमेर के महल है। इसके अंतर्गत दीवान ए आम है और दीवान ए खास है। दीवान ए आम और दीवान ए खास, जिनका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया। दीवान ए आम और दीवान ए खास का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया आमेर के महलों में। इसका उपनाम है शीश महल या दर्पण का धाम। इसका उपनाम क्या है? दीवान ए खास का उपनाम है शीश महल या दर्पण धाम। यहाँ पर कदमी के महल है, सुख मंदिर है यानी सुख निवास है, कदमी के महल है। पोथीखाना जयपुर में और सिसोदिया रानी के महल भी कहाँ पर है? जयपुर में। सिसोदिया रानी के महल का मतलब है ये सिसोदियाओं की क्या थी? बेटी थी। तो सिसोदिया रानी के महल कहाँ पर है? जयपुर के अंतर्गत है। माधवेंद्र पैलेस, माधवेंद्र पैलेस एक जैसे 9 महल, जिनको अपन क्या कहते हैं? माधवेंद्र महल कहते हैं। एक जैसे 9 महल है, एक जैसे 9 महल है। ये नाहरगढ़ में है। कहाँ है? नाहरगढ़ के अंतर्गत है। इसका निर्माण सवाई माधो सिंह सेकंड ने करवाया। इसका निर्माण किसने करवाया? सवाई माधो सिंह सेकंड ने करवाया। विक्टोरिया शैली में निर्मित है। माधवेंद्र पैलेस किस शैली में निर्मित है? तो विक्टोरिया शैली में। और इसमें एक पार्क है, स्कल्पचर पार्क, वो माधवेंद्र पैलेस में स्थित है। फिर है सामोद के महल जयपुर में। सामोद के महल कहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों? सामोद के महल जयपुर के अंतर्गत है। सिल्लीसेड पैलेस अलवर में, सिल्लीसेड झील के में स्थित है और ये 6 मंजिला है। ये कितना मंजिला है? 6 मंजिला है। विशेष आरटीडीसी का होटल यहाँ पर संचालित है। और विजय मंदिर पैलेस कहाँ पर? अलवर में। विजय मंदिर पैलेस, विजय मंदिर पैलेस कहाँ पर स्थित है? अलवर के अंतर्गत स्थित है। जग मंदिर अगला कौन सा है? जग मंदिर उदयपुर में। जग मंदिर कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर में है। झील है विक्टोरिया, कौन सी? सॉरी, झील क्या, वो तो शैली थी। जग मंदिर किस झील में है? पिछोला झील में है जग मंदिर। इसका निर्माण करण सिंह ने ओब्लिक जगत सिंह पेस्ट ने करवाया। करण सिंह ने और ओब्लिक का मतलब जो दोनों में जो ऑप्शन आए वही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हार्डी रानी का महल। कौन सा? हार्डी रानी का महल सलूम्बर में। भाई हार्डी रानी का महल कहां पर है? तो ये है सलूम्बर में। जसवंत थड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। जसवंत थड़ा जोधपुर में है, स्थित है। ये मेहरानगढ़ के पास। कहाँ स्थित है? मेहरानगढ़ के पास स्थित है। इसका निर्माण सरदार सिंह ने करवाया। किसने करवाया? सरदार सिंह ने करवाया 1899 अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की याद में। अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की याद में करवाया। जसवंत थड़े का निर्माण किसने करवाया? सरदार सिंह ने करवाया। अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की याद में करवाया। इसका उपनाम है राजस्थान या मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? राजस्थान या मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं। एक थंबा महल जोधपुर में। एक थंबा महल कहां पर है प्यारे विद्यार्थियों? एक थंबा महल जोधपुर में है, जिसका निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने करवाया। एक थंबा महल कहां पर है? एक थंबिया महल वो डूंगरपुर में, लेकिन एक थंबा महल कहाँ है? जोधपुर में है, जिसका निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने करवाया। उसके बाद में अपन बात करेंगे राय का बाग। राय का बाग पैलेस। राय का बाग पैलेस, ये देखो राय का बाग है। राय का बाग है, बहुत जैसे ऐसे लिखते हैं राय का बाग। राय का बाग नहीं है, एक अपने यहाँ जाति है राय का, उसके नाम से है राय का बाग पैलेस जोधपुर में, जिसका नाम रानी जसवंत देव ने करवाया। किसने? रानी जसवंत देव ने करवाया। राय का बाग कहाँ पर है? राय का एक शायद रेलवे पोलम भी है, राय का बाग रेलवे स्टेशन भी है इस नाम पर। खेतड़ी के महल अगला कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? खेतड़ी के महल कहाँ पर है? खेतड़ी के महल ध्यान रखना झुंझुनू में। एक बार क्वेश्चन पूछा था, मुझे याद आ रहा है कि खेतड़ी के महल कहाँ है, और पहला ऑप्शन दे दिया खेतड़ी, उसके बाद में झुंझुनू। तो बहुत लोग खेतड़ी के महलों को कहाँ समझेंगे? खेतड़ी में ही समझेंगे, लेकिन खेतड़ी के महल कहाँ पर है? झुंझुनू में स्थित महलों को कहते हैं। पूर्वगामी, ये हवा महल के पूर्वगामी यानी हवा महल से भी पहले बने हुए हैं।
उपनाम है शेखावाटी का हवा महल या ताजमहल। शेखावाटी का हवा महल किसे कहते हैं? तो आप कहोगे प्यारे विद्यार्थियों ये कहते हैं खेतड़ी के महल। इसका निर्माण भोपाल सिंह ने करवाया। किसने करवाया? निर्माण इनका भोपाल सिंह ने करवाया। उमेद भवन पैलेस, कौन सा पैलेस? उमेद भवन पैलेस जोधपुर में। उमेद भवन पैलेस जोधपुर में, इसका उपनाम है चित्र पैलेस। ये पिछली रीट में पूछ लिया गया। उमेद भवन पैलेस का उपनाम क्या है? तो चित्र पैलेस इसको कहते हैं। इसका निर्माण उमेद सिंह ने 1928 में करवाया। इसका निर्माण उमेद सिंह ने 1928 में करवाया। अगला है अजीत भवन पैलेस, ये भी जोधपुर में है। अजीत भवन पैलेस क्या है? जोधपुर में। देश का प्रथम हेरिटेज होटल, क्या देश का पहला हेरिटेज होटल कोई है तो वो कौन है? अजीत भवन पैलेस है। इसका निर्माण प्रधानमंत्री अजीत सिंह ने करवाया। इसका निर्माण किसने करवाया? प्रधानमंत्री अजीत सिंह के प्रधानमंत्री ने करवाया। बात करते हैं मुबारक महल टोंक में। किसकी बात करते हैं? मुबारक महल टोंक में ऊंट की बलि के लिए जाता है। मुबारक महल कहां पर है? तो मुबारक महल टोंक में। ये ऊंट की बलि के लिए जाना जाता है। सुनहरी कोठी भी टोंक में। मैंने कल ही बताया था सुनहरा क्या होता है? कोई भी चीज होती है उसके टोंक लग जाती है। इसका निर्माण नवाब अमीर अली या फिर नवाब वजीरुद्दौला या फिर नवाब इब्राहिम अली ने करवाया। सर ये क्या संझाड़ है? तो टाबरो ये जिस किसी एग्जाम में आया मैंने वहां से उठा के लिखा है। एग्जामिनर ने भी ऑप्शन के हिसाब से इसके आंसर माने हैं। आपका नवाब अमीर अली भी राइट हो जाएगा, नवाब वजीरुद्दौला भी राइट हो जाएगा और नवाब इब्राहिम अली भी राइट हो जाएगा। ये सुनहरी कोठी 2 मंजिल है। बादल महल या बादल विलास कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों? तो ये है जैसलमेर में। बादल महल और बादल विलास कहाँ है? जैसलमेर वाला बादल महल। वैसे बादल महल एक अपना उसमें भी है, कुंभलगढ़ में भी है। मंजिल ये 5 मंजिला है। राज्य का सबसे ऊंचा बादल महल है। ये इंपॉर्टेंट बात है। राज्य का सबसे ऊंचा जो बादल महल है प्यारे विद्यार्थियों वह है कौन सा है आपका? तो यह है जैसलमेर के दुर्ग में स्थित। ठीक है। उसके बाद में कहेंगे लालगढ़ के महल बीकानेर में। इसका निर्माण गंगा सिंह ने करवाया। याद पिता लाल सिंह की याद में किसने? गंगा सिंह ने लालगढ़ महल का निर्माण कराया। ये यूरोपियन शैली यानी लाल पत्थरों से निर्मित है। लालगढ़ पैलेस किससे निर्मित है? लाल पत्थरों से निर्मित है। यूरोपियन शैली में बने हुए प्यारे विद्यार्थियों। कौन सी शैली में है? यूरोपियन शैली में। उसके बाद में बात करेंगे डीग के महल। किसके महल करेंगे? डीग के महल डीग में है। डीग के महल कहाँ पर है? डीग में। इसका उपनाम है जल महलों की नगरी। डीग, वैसे डीग जिले का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ब्रिजनगर कर दिया गया। इसका निर्माण महाराजा बदन सिंह ने करवाया। डीग के महलों का निर्माण महाराजा बदन सिंह ने, जबकि सर्वाधिक निर्माण यहाँ पर महाराजा सूरजमल ने करवाया। जल महलों की नगरी के नाम से जानते हैं किसको? डीग के महलों का, जिसका निर्माण महाराजा बदन सिंह ने, लेकिन सर्वाधिक जो निर्माण करवाया वो महाराजा सूरजमल ने करवाया। तालाबशाही महल कौन सा? तालाबशाही कहाँ पर है? धौलपुर के अंतर्गत है। तालाबशाही आपका कहां पर है प्यारे विद्यार्थियों? धौलपुर के अंतर्गत है, जिसका निर्माण सलेह खान ने करवाया। सलेह खान ने करवाया। झील तालाबशाही झील, तो तालाबशाही झील भी कहां पर है? तो ये भी धौलपुर में। एक थंबिया महल, मैंने कहा था ना एक थंबिया महल डूंगरपुर में है। गेप सागर झील में, कौन सी सागर में? गेप सागर झील, ये डूंगरपुर में है, ध्यान रखना। कल शायद एक आरपीएससी ने पेपर लिया था, उसमें ये जिलों से क्वेश्चन पूछा और गेप सागर को वहां ऑप्शन दे रखा था बेमेल साहब पे, और उसमें बांसवाड़ा लिख रखा था। तो ध्यान रखना एक पड़ोसी ही जिला लिखता है वो ज्यादातर। निर्माण इसका माता ज्ञान कंवरी की याद में शिव सिंह ने करवाया। अपनी माता ज्ञान कंवरी की याद में शिव सिंह ने किसका निर्माण करवाया? एक थंबिया महल डूंगरपुर। विशेष चारों ओर से महलों से घिरा हुआ है। किससे? चारों ओर से महलों से घिरा हुआ है। उसके बाद में जूना महल, जूनागढ़ के महल नहीं है, ये जूना महल है, ध्यान रखना। जूना महल डूंगरपुर में। जूना महल कहां पर है प्यारे विद्यार्थियों? जूना महल डूंगरपुर में है। अबलामिनी के महल कोटा में है। इसको हाड़ौती का ताजमहल भी कहते हैं। हाड़ौती का ताजमहल है अबलामिनी का महल, और राजस्थान का इसे दूसरा ताजमहल कहते हैं। इसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहते हैं। किसको? अबलामिनी के महलों को। इसका निर्माण मुकुंद सिंह ने करवाया। किसने करवाया? अबलामिनी के महलों का निर्माण मुकुंद सिंह ने। अबेड़ा महल कोटा में है। अबेड़ा महल कहां पर है? कोटा में। इसे हाड़ौती का हवा महल कहते हैं। उसे ताजमहल कहते हैं और इसे हवा महल कहते हैं। अबेड़ा महल कोटा, हाड़ौती का हवा महल। छत्रविलास महल कोटा में, जिसका निर्माण दुर्जन साल ने करवाया। छत्रविलास महल कहां पर है? कोटा में है, जिसका निर्माण किसने करवाया? दुर्जन साल ने करवाया। उसके बाद में बूंदी में रंग महल है, चित्रकला में पढ़ा था, जिसका निर्माण महाराजा छत्रसाल ने करवाया था। ये भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। बूंदी के रंग महलों का निर्माण महाराज छत्रसाल ने।
ठीक है, 70 साल ने हो गया। चलते हैं आगे। और श्रवण काल किसका काल था? महाराजा उमेद सिंह का था, ध्यान रखना। उसके बाद में सुक महल बूंदी में, इसका निर्माण विष्णु सिंह ने करवाया। सुक महल कहां पर है? बूंदी में, जिसका निर्माण विष्णु सिंह ने करवाया। चित्रशाला या रंग विलास महल, ये भी बूंदी में, जिसका निर्माण किसने करवाया? उमेद सिंह ने करवाया। चित्रशाला का या रंग महलों का निर्माण किसने करवाया? उमेद सिंह ने करवाया। काठ का रेन बसेरा, काठ का रेन बसेरा कहां पर है प्यारे विद्यार्थियों? झालावाड़ में। काठ का रेन बसेरा कहां पर? झालावाड़ में। सावण बादो महल कहां पर है? भरतपुर में। गजनेर महल कहां पर है? बीकानेर में। जहांगीर के महल कहां पर? अजमेर में है। सोने जी की नसिया अजमेर में है। गुलाब महल कोटा में। गुलाब महल कहां पर है? अपने कोटा में है। फूल सागर, फूल कब खिलते हैं? बूंद, तो बूंदी। उमेद महल कहां पर है? बूंदी में। उमेद सिंह ने निर्माण करवाया। उसके बाद में किसी प्रसिद्ध दुर्ग में स्थित महल, ये अपने महल है। अब अपन बात करेंगे किसी दुर्ग में स्थित कौन कौन से महल। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है पद्मिनी महल। कौन सा महल है? पद्मिनी महल है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत। गोरा और बादल के महल है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत। फतेह प्रकाश, इंपोर्टेंट ये है। और कुंभा महल कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। कुंभ श्याम मंदिर भी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़। फिर है मेहरानगढ़, कौन सा है? मेहरानगढ़ में फतेह महल है, मोती महल है, और चोखे लाव तालाब और चोखे लाव महल। एक ध्यान रखना, चोखे लाव तालाब भी है। कौन सा है? चोखे लाव तालाब भी आपका इसी के अंतर्गत है। फिर है रणथंभौर का दुर्ग। जोरा भोरा महल, ये इंपॉर्टेंट है भाई। जोरा और भोरा का महल कहां पर है प्यारे विद्यार्थियों? ये अपना रणथंभौर में है। जोगी महल अपना कहां है? रणथंभौर में है। सुपारी महल, रानी महल और रेशमा महल सीकर में। ध्यान रखना भाई, रेशमा महल कहां पर है प्यारे विद्यार्थियों? तो आप कहोगे सर रेशमा महल अपने प्यारे सीकर के अंतर्गत आता है। चलते हैं आगे। अब ये अपने क्या थी? कुछ महल मान सकते हैं और कुछ अपनी वो मान सकते हैं स्मारक। अब बात करेंगे दरगाह और मस्जिद। वो भी एक प्रकार से क्या है? दरगाह मस्जिद एक प्रकार के महल है, लेकिन मुसलमानों में क्या प्रसिद्ध होता है? दरगाह होता है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है प्यारे विद्यार्थियों? 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। राजस्थान की प्रथम मस्जिद यही है, राजस्थान की पहली मस्जिद है 2.5 दिन का झोपड़ा। ये मूल रूप से एक संस्कृत पाठशाला थी। मूल रूप से क्या थी? एक संस्कृत पाठशाला थी, जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया। किसने करवाया? विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया। और इस जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, इस संस्कृत पाठशाला को तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। यहां पंजाब शाह का उर्स लगता है। किसका उर्स लगता है प्यारे विद्यार्थियों? पंजाब शाह का उर्स लगता है। चलते हैं आगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बार बार पढ़ रखी है अपन ने, अजमेर में, जिसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। दरवाजे पर निजाम दरवाजा है, शाहजहानी दरवाजा है, बुलंद दरवाजा। इसका निर्माण महमूद खिलजी ने करवाया। इसका निर्माण किसने करवाया? महमूद खिलजी ने। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि सर गागरोन किला था, जो भी यहां तक है गागरोन का किला, ठीक है। एक तो ये बताओगे कि गागरोन के किले के अंदर एक दरवाजा बन रखा है, उसका नाम है बुलंद दरवाजा। कौन सा है? बुलंद दरवाजा है। इस बुलंद दरवाजे का निर्माता कौन था? पहली बात तो आप मुझे कमेंट में ये बताओगे, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप यहां तक वीडियो को देखते हो। जो भी यहां तक वीडियो को देखता है सबको कमेंट करना है। और दूसरा क्वेश्चन आपको यहां में ये पूछूंगा कि संत मलिक शाह की दरगाह, मलिक शाह की दरगाह किस किले में? मलिक शाह की दरगाह किस किले में? ये 2 क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ताकि मुझे पता चलेगा कि कौन कौन सा विद्यार्थी लगभग अपना जब वीडियो हुआ था कितने मिनट का? लगभग 25 मिनट का। उस समय इस प्यारे विद्यार्थियों तक ने वीडियो देखा है, ठीक है। चलते हैं आगे। बिल्कुल आपको कमेंट देना है, बिल्कुल आपको कमेंट करना ही है। फिर अगली मुख्य मजार। मुख्य मजार का निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने तो क्या करवाया? मस्जिद का निर्माण करवाया, लेकिन मुख्य मजार का निर्माण गयासुद्दीन महमूद खिलजी ने करवाया। किसने करवाया? गयासुद्दीन महमूद खिलजी। इसमें देग है, बड़ी देग अकबर के द्वारा भेंट है 1567 में, और छोटी देग जहांगीर के द्वारा 1613 में प्रसिद्ध है। और इसकी भेंट के लिए मेवाड़ महाराजा जगत सिंह सेकंड ने 4 गांव दान में दिए। कितने गांव? 4 गांव। और अकबर द्वारा यहाँ पर 18 गांव दान में दिए गए थे। विशेष बात करें तो अकबर की यात्रा 1562 में हुई थी। अकबर की यात्रा यहाँ के लिए 1562 में हुई थी। दिल्ली का प्रथम शासक जो आया मोहम्मद बिन तुगलक था। ये साब बहार आए 1191 में मोहम्मद गौरी के साथ में। किस संप्रदाय से थे? चिश्ती संप्रदाय से थे।
अब मैं आपको ये दरगाह वापस नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैंने इसको आपको सामान्य ज्ञान वाले पोर्शन के अंतर्गत पढ़ा दी है। कहाँ पढ़ा दी है? सामान्य ज्ञान के पोर्शन में पढ़ा दी। अब बात करेंगे अपन बावड़ियों की। हालांकि मैंने आपको बावड़ियां भी पढ़ा दी है तो बावड़ियों की भी यहाँ चर्चा करने वाले अपन है नहीं। ठीक है, बिल्कुल ये सारे की सारी पढ़ाई हुई। अब है राजस्थान के मंदिर। तो मैंने प्यारे विद्यार्थियों आपको राजस्थान के मंदिर भी करवा रखे हैं, राजस्थान के मंदिर भी करवा रखे हैं, लेकिन मंदिर में मैंने थोड़े से मंदिर करवाए थे। तो एक बार मैं आपको मंदिर वाला पोर्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो एक बार यहां से वापस चर्चा करूंगा ताकि अपन मंदिर के रिदम में आ जाएंगे। सबसे पहले अपन बात करें तो मौर्यकालीन मंदिर। कौन से मंदिर है राजस्थान के मंदिरों में? मौर्यकालीन मंदिर, यानी मौर्य काल के बने हुए। मौर्य काल यानी उनका समय है 300 ईसा पूर्व। राजस्थान में वैष्णव मंदिर चित्तौड़गढ़, जाहग बाबा का मंदिर नोह भरतपुर और गजमुखी मंदिर रेड टोंक के अंदर इनके अभी अवशेष विद्यमान है। इनके भी अवशेष विद्यमान है। तो अपन ये आपको याद करने की सामान्यतः आवश्यकता नहीं है। आपको पूछेगा गुप्तकालीन राजस्थान का पहला मंदिर कौन सा है? तो मैंने कहा था भीम ने चोरी की थी। भीम ने चोरी की थी कोट पहन के, कोटा का, और ये गुप्तकालीन मंदिर है। यानी चोरी करते हैं तो उस चीज को गुप्त में रखते हैं, कोट के अंदर छुपाते हैं। तो भीम चोरी का शिव मंदिर कोटा का गुप्तकालीन पहला मंदिर। सॉरी, कंसुआ शिव मंदिर कोटा में। कंसुआ शिव मंदिर कहाँ है? कोटा में है। दूसरा मंदिर है शीतलेश्वर महादेव मंदिर। सबसे ज्यादा शीतलहर कहां चलती है? झालावाड़ में। तो झालावाड़ में स्थित। चार चौमा का शिव मंदिर कोटा में। चार चौमा आदमी है ना, चार चांद लाग जाए, कोट पहन लेना, कोट पहन लेना, कता चांद लाग जाए, चार चांद लाग जाए तो चार चौमा। और भ्रमर माता का मंदिर अरनोद प्रतापगढ़ में। भ्रमर माता का मंदिर प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी, अरनोद में नहीं, वहां गोमतेश्वर है। छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में है ये मंदिर। और जो मैंने बोला है अरनोद, वो अरनोद प्रतापगढ़ में है, लेकिन वहां गौतमेश्वर का मंदिर है। किसका है? गौतमेश्वर। ठीक है, चलते हैं आगे। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज तक कहीं आया है तो ये क्वेश्चन आता है कि गुर्जर प्रतिहार शैली का कौन सा मंदिर नहीं है? गुर्जर प्रतिहार शैली का कौन सा मंदिर नहीं है? तो प्यारे विद्यार्थियों, गुर्जर प्रतिहार शैली का समय है वो 8वीं से 11वीं सदी। कहाँ है? 8वीं से 11वीं है। इसमें हर्षद माता का मंदिर आभानेरी दोसा सबसे प्राचीन मंदिर है। नीलकंठ मंदिर राजौरगढ़ अलवर के अंदर पड़ता है। सूर्य मंदिर और हरिहर मंदिर ओसिया में पड़ते हैं। सूर्य मंदिर और हरिहर मंदिर और महावीर मंदिर ये कहाँ के? ओसिया के। कालिका माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ में। कालिका माता का मंदिर। हर्षनाथ का मंदिर सीकर में। दधी माता का मंदिर गोठ मांगरोद। ये भी ऑप्शनों में बहुत बार आता है कि दधी माता का मंदिर कौन सी शैली का है? तो आप कहोगे गुर्जर प्रतिहारकालीन शैली का है। सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर में। कामेश्वर महादेव मंदिर आहुआ पाली में है। और सोमेश्वर मंदिर बाड़मेर में। ये गुर्जर प्रतिहार शैली का सबसे अंतिम मंदिर। ये बार बार पूछा जाता है। सोमेश्वर मंदिर जो किराड़ू बाड़मेर में स्थित है वो कौन सी शैली के बने हुए हैं? तो गुर्जर प्रतिहार कालीन का। निम्न में से कौन सा मंदिर है जो गुर्जर प्रतिहार शैली में सबसे अंतिम माना जाता है? तो वो आपका कौन सा है? सोमेश्वर मंदिर। और उसके अलावा आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुर्जर प्रतिहार शैली का पहला मंदिर कौन सा है? तो आपका आंसर क्या रह जाएगा? हर्षद माता का मंदिर। कहां पर हो जाएगा? आभानेरी दोसा के अंतर्गत। उसके बाद में गुर्जरों के आगे गुर्जरों को मारना शुरू कर दिया तो मारो गुर्जर शैली। कौन सी? 8वीं से 11वीं गुर्जर प्रतिहार थी, फिर मारू गुर्जर आ गई 11वीं से 13वीं। इसमें देलवाड़ा के जैन मंदिर है। सचियाय माता का मंदिर जोधपुर में है। समिदेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ में। सोमेश्वर मंदिर किराड़ू बाड़मेर में। समिदेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। ये इंपॉर्टेंट है। सचियाय माता का मंदिर कहाँ पर है? ओसवालों की कुलदेवी है सचियाय माता, जिनका मंदिर जोधपुर में है। उसके बाद में बात करेंगे मंदिर निर्माण की शैलियां। 3 है। नागर शैली, ये उत्तरी भारत में चलती है, द्राविड़ मध्य में चलती है और बेसर इन दोनों का मिश्रित रूप है। उसके बाद में नागर की उपशैली पंचायतन और भूमिज। ये इंपॉर्टेंट है, पंचायतन और भूमिज। फिर एकायतन गुर्जर प्रतिहार सोलंकी और कच्छपघात। गुर्जर प्रतिहार अपन ने पढ़ लिया। बात करेंगे सबसे पहले नागर शैली की। किसकी बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों? नागर शैली की अपन बात करने वाले हैं। नागर शैली, नागर शैली के जो गर्भगृह होते हैं ना प्यारे विद्यार्थियों, वो वर्गाकार होते हैं। नागर शैली के गर्भगृह कैसे होते हैं? वर्गाकार होते हैं। इनके उपनाम है आर्य शैली। इसका उपनाम क्या है? आर्य शैली। इनके जो मंदिर के भाग होते हैं वो सिक्कर होते हैं, कलश होते हैं, अमालक होते हैं और जगती होती है। ठीक है, सिक्कर, कलश, अमालक और जगती। जगती चबूतरा जिसके ऊपर मंदिर बना होता है उसको जगती कहते हैं। राजस्थान में इस शैली के मंदिर है। नागर शैली के दधी माता का मंदिर नागौर में और ओसिया मंदिर जोधपुर में।
सोमेश्वर मंदिर किराड़ू बाड़मेर और अंबिका माता का मंदिर जगत में। ये भी पिछली बार पूछा हुआ है। अंबिका माता का मंदिर कहाँ है? जगत उदयपुर में। कौन सी शैली के हैं? तो आप सारे कहोगे सर ये नागर शैली के हैं। कौन सी शैली के? नागर शैली का। याद करो भाई, यही याद करके चलना है आपको। नागर शैली का राजस्थान का पहला मंदिर दधी माता मंदिर नागौर का है। ओसिया मंदिर है, सोमेश्वर मंदिर बाड़मेर और अंबिका माता है। जहां तक आपको अंबिका माता को छोड़ दूं तो ये 3 मंदिर वो है जो गुर्जर प्रत्याहार कालीन शैली के थे। गुर्जर प्रत्याहार कालीन शैली के थे। वो कौन सी शैली में बने हुए? नागर। द्राविड़ के दक्षिणी भारत में राजस्थान में 2 ही मंदिर है, यानी इनके गर्भगृह आयताकार होते हैं। राजस्थान में 2 ही मंदिर, एक रघुनाथ जी का मंदिर पुष्कर में, तिरुपति बालाजी का मंदिर चूरू में। तिरुपति बालाजी मंदिर चूरू में और रंगनाथ जी मंदिर पुष्कर में। ये 2 मंदिर द्राविड़ शैली के हैं। उसके बाद में बेसर शैली है जिसके नागर और द्राविड़ का मिश्रण है। फिर अपन ने पढ़ी थी क्या? नागर की उपशैली पंचायतन शैली। उसके जो मंदिर है राजस्थान में वो बारडोली का शिव मंदिर रावतबाड़ा चित्तौड़गढ़। ये बहुत बार पूछा गया है कि बारडोली का शिव मंदिर रावतबाड़ा ये कौन सी शैली का है? पंचायतन शैली का। पंचायतन शैली का कौन सा प्रथम मंदिर है? तो बारडोली का शिव मंदिर। उसके बाद में हरिहर मंदिर ओसिया, सूर्य मंदिर ओसिया। भंड देवरा शिव मंदिर, भंड देवरा भंडेड़ो आदमी ने 12 राखो, भंड देवरा 12। बूढ़ा तीत, बूढ़ा तीत यानी बूढ़ा हो गया लेकिन फिर भी कोट पहन रहा है। सास बहू का मंदिर नागदा। जगदीश मंदिर उदयपुर में। जगदीश मंदिर कहाँ है प्यारे विद्यार्थी? उदयपुर में। एक साथ 5 मंदिर है इसमें, एक साथ 5 मंदिर है। मुख्य मंदिर विष्णु को समर्पित है, अन्य में शिव है, सूर्य है, शक्ति और गणेश है। फिर है भूमि शैली का पहला मंदिर राजस्थान में सेवाड़ी का जैन मंदिर पाली में। सेवाड़ी का जैन मंदिर ये भूमि शैली का पहला मंदिर है, ये इंपॉर्टेंट है। भंड देवरा 12 का भी है। कच्छप गाथ शैली में पद्मनाभ मंदिर झालावाड़ में है। ये पूछा हुआ है कि पद्मनाभ मंदिर कहाँ पर है? पद्मनाभ मंदिर है आपका झालावाड़ में। सोमनाथ मंदिर डूंगरपुर में। सोमेश्वर आया है भाई, सोमेश्वर कहाँ है? बाड़मेर में। फिर आया समिधेश्वर, समिधेश्वर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। और अब आया सोमनाथ का मंदिर डूंगरपुर में। अब बात करेंगे सीकर में 3 मंदिर है। हर्षनाथ का मंदिर सीकर, जीण माता जी का मंदिर और खाटू श्याम जी का मंदिर। ठीक है। झुंझुनू में रानी सती का मंदिर है जिसे नारायणी देवी के नाम से जानते हैं और ये रानी सती झुंझुनू की है। रानी सती झुंझुनू की है। उपनाम दादी जी और मूल नाम इनका क्या था प्यारे विद्यार्थियों? नारायणी देवी था। टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। चूरू सालासर बालाजी सुजानगढ़। चूरू कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों? सालासर बालाजी सुजानगढ़। तिरुपति बालाजी सुजानगढ़ और साहुआ का गुरुद्वारा। राजसमंद में श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा के अंदर पड़ता है जिसका निर्माण राज सिंह ने 1671 में। इसको स्पीड से इसलिए करवा रहा हूँ कि ये मैंने पढ़ा रखे। संप्रदाय ये वैष्णव या वल्लभ संप्रदाय का विषय। अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा का है। अन्नकूट कहाँ का? नाथ द्वारा। द्वारिकाधीश जी कांकरोली में है जिनके निर्माण ये भी वल्लभ संप्रदाय का। इसका निर्माण राज सिंह ने करवाया। यहाँ पर जो मंदिर लाई गई है ये मथुरा से लाई गई, द्वारिकाधीश कांकरोली। उसके बाद में 4 भुजानाथ अपने कहाँ है? मोकल के द्वारा निर्मित किया गया। ये भी अपने कहाँ पड़ते हैं? राजसमंद में है। यहाँ मेला 2 बार लगता है 4 भुजानाथ में। रूप नारायण जी का मंदिर, जल देवी संसेरा जल देवी, ये कौन सी है? संसेरा जल देवी का मंदिर कहां पर पड़ता है? राजसमंद में। और घेवर माता का मंदिर भी कहां पर है प्यारे विद्यार्थियों? तो आप कहोगे सर ये सारे राजसमंद में। उसके बाद में बात करेंगे भीलवाड़ा के मंदिर। भीलवाड़ा में सवाई भोज का मंदिर, आसिंद भीलवाड़ा में। तिलसवा महादेव भीलवाड़ा में। तिलसवा बीजासन माता का मंदिर और जोगणिया माता का मंदिर और हरणी महादेव मंदिर। हरणी महादेव मंदिर कहाँ है? भीलवाड़ा में। ये 2 याद करना, तिलसवा महादेव और जोगणिया माता और बीजासन माता। उसके बाद में अपन याद करेंगे जयपुर में। जयपुर के अंदर अपन बात करें तो गोविंद देव जी पढ़ते हैं भाई। जयपुर के अंदर गोविंद देव जी है। ये गौड़ीय संप्रदाय के हैं। इनकी जो मूर्ति वृंदावन से लाई गई, इसका निर्माण 1735 में सवाई जय सिंह ने करवाया। जयपुर में श्री गोविंद देव जी का मंदिर का निर्माण सवाई जय सिंह ने। ये गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित। ये संप्रदाय पूछा जाता है कि गोविंद देव जी किस संप्रदाय से समर्पित है, तो ये है गौड़ीय संप्रदाय से। उसके बाद में अपन बात करेंगे लक्ष्मी नारायण जी मंदिर जिसको बिड़ला मंदिर कहते हैं जयपुर में। कल के मंदिर विष्णु का अवतार माना जाता है। चूलगिरी का जैन मंदिर, ये बृहस्पति मंदिर भी कहलाता है। सूर्य मंदिर कहां पर? गलता जी में। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में जिसका निर्माण रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद के अंतर्गत करवाया था। मूर्ति यहाँ मीरा द्वारा पूजित काले रंग की जो ही मूर्ति है वो इसमें उपनाम है इसका। लाला जी का मंदिर भी इसको कहते हैं। कलकाणी माता का मंदिर भावगढ़ बंध्या के अंदर है। ज्वाला माता का मंदिर जोबनेर जयपुर के अंदर है। ये ध्यान रखना, कलकाणी माता का मंदिर भावगढ़ बंध्या।
अलवर की बात करें तो अलवर में भर्तरी का मंदिर नाथ संप्रदाय को समर्पित है। यहाँ मेला 2 बार लगता है, भर्तरी हरि। नीलकंठ महादेव का मंदिर जो राजौरगढ़ अलवर में पड़ता है। पांडुपोल हनुमान जी कहाँ पड़ते हैं? अलवर में। बिलारी माता कहाँ पर है? अलवर में। धौलागढ़ देवी का मंदिर बहुत बार एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया, अलवर में। और नारायणी देवी अलग है, नारायणी माता का मंदिर अलवर के अंदर है। दौसा में अपन बात करें तो मेहंदीपुर बालाजी कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों? दौसा में है। और यहाँ से आप याद करोगे इसका खेल कौन सा है? फुटबॉल है। यहाँ का खेल क्या है? फुटबॉल है, क्योंकि मैंने कहा था मेहंदीपुर में बालाजी में भेज दो। ठीक है। हर्षद माता का मंदिर कहाँ पर है? अभानेरी दौसा में। ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ है? दौसा में। एक ब्राह्मणी माता और भी है। बूंदी के अंदर केशव राय जी का मंदिर है। बूंदी के अंदर केशव राय जी का मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। उसके बाद में कपालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? बूंदी के अंतर्गत है। ये स्पीड क्यों बना रखी है? क्योंकि ये मैंने पहले पढ़ा रखे हैं। भरतपुर में गंगा माता का मंदिर है, लक्ष्मण जी का मंदिर है, उषा मंदिर है। गंगा माता का मंदिर है, लक्ष्मण जी का मंदिर है और उषा मंदिर है। धौलपुर के अंतर्गत सेपुआ महादेव मंदिर है जो 12 भाइयों का मंदिर है। और मचकुंड तीर्थ स्थल यहाँ पर है। उसके बाद में चलते हैं अपन करौली। यहां से अपन ने नहीं पढ़े तो करौली के अंतर्गत बात करें तो मदन मोहन जी का मंदिर है जिसका निर्माण गोपाल सिंह ने करवाया था। श्री महावीर जी का मंदिर करौली में है। केला देवी का मंदिर करौली में है जिसको अपन किसका अवतार मान सकते हैं? बताओ भैया। इसका क्वेश्चन मैंने कहीं ना कहीं आपको पहले बता दिया है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूं कि केला देवी को किसका मुख्यतः मतलब अवतार माना जाता है। अंजनी माता का मंदिर कहां पर है? तो अंजनी माता का मंदिर करौली के अंतर्गत है। ठीक है। उसके बाद में सवाई माधोपुर। यहां तक भी देखो, उसको जरूर कमेंट करना है क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में ये बात बता दी है, कहीं भी बताओ आपको बताई हुई है। सवाई माधोपुर के अंदर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है और चौथ माता का मंदिर है और घुड़मेश्वर महादेव शिवाड़ है जहां पर 12वां ज्योतिर्लिंग है। फिर डीग में गोकुल चंद्र जी है। डीग में कौन है? गोकुल चंद्र जी। एक कामेश्वर का महादेव मंदिर है। एक कामेश्वर महादेव मंदिर अहुआ पाली में भी है। और गोकुल चंद्र जी याद रखना, गोकुल चंद्र जी कहाँ है? मदन मोहन जी करौली, गोकुल चंद्र जी डीग। बांसवाड़ा के अंतर्गत कौन सा है? अपना जिला आ जाता है अपना बांसवाड़ा जिला। बात करते हैं बांसवाड़ा जिले में घोटिया अंबा का माता का मंदिर चैत्र अमावस्या को लगता है। अब यहां मैं फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा प्यारे विद्यार्थियों, चैत्र अमावस्या को किस लोक देवता का एक प्रसिद्ध मेला लगता है और कहां लगता है? दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पिन करने हैं। त्रिपुरा सुंदरी तुरताई माता जिसे कहते हैं, ये तलवाड़ा बांसवाड़ा में इनका मंदिर है। मुझे ये बताओगे त्रिपुरा सुंदरी किस जिले के लिए पर्यटन के लिए बढ़ाया गया है? अर्थुणा के जैन मंदिर बांसवाड़ा में ही जिसका निर्माण परमार शासकों ने करवाया। लकुलीस जी का मंदिर बांसवाड़ा में। छींच माता कहां पर है प्यारे विद्यार्थियों? बांसवाड़ा में। छींक माता जयपुर में है। ब्रह्मा का मंदिर एकमात्र राजस्थान के अंदर पुष्कर में। उसके बाद में दूसरा ब्रह्मा जी का मंदिर बांसवाड़ा में माना जाता है। और ऋषभ देव का जैन मंदिर कहां पर है? तो ऋषभ देव का जैन मंदिर बांसवाड़ा में। मुझे फिर एक कमेंट करके बताओगे प्यारे विद्यार्थियों, ऋषभ देव जी जिसे केसरिया नाथ कहते हैं, केसरिया नाथ कहते हैं का मंदिर कहां पर पड़ता है? जगह मुझे कमेंट करके बताओगे, जगह है मुझे, और वो जगह किस जिले में आती है। उसके बाद में प्रतापगढ़ में भ्रमर माता का मंदिर है, छोटी चादड़ी प्रतापगढ़ में। गौतमेश्वर महादेव मंदिर है जिसका उपनाम है बुहुरिया बाबा। ये कहाँ है? अरनोद प्रतापगढ़ में। कहां पर प्यारे विद्यार्थियों? अरनोद प्रतापगढ़ के अंतर्गत ये आता है। चलते हैं आगे। बाड़मेर के मंदिर और बाड़मेर के मंदिरों से रीट में क्वेश्चन पक्का पूछा जाना है। यहां रीट के अंतर्गत यहां से क्वेश्चन आएगा बाड़मेर वालों से। बाड़मेर के जो मंदिर है वो किराड़ू के मंदिर है। इसका उपनाम है किरातकूप, यानी इसका प्राचीन नाम क्या था? किराड़ू के मंदिरों का प्राचीन नाम या किराड़ू का प्राचीन नाम किरातकूप था। इसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। किन मंदिरों को राजस्थान का खजुराहो कहते हैं? किराड़ू के मंदिर बाड़मेर को। प्रसिद्ध है यहाँ विष्णु और शिव का मंदिर और 5 मंदिरों का एक यहाँ पर समूह भी है। सोमेश्वर मंदिर हातम गांव का है। गुर्जर प्रत्यार से लिखा ये अंतिम मंदिर है सोमेश्वर मंदिर। और विराटरा माता का मंदिर कहां पर है प्यारे विद्यार्थियों? तो आप कहोगे सर विराटरा माता का मंदिर बाड़मेर के अंतर्गत पड़ता है। आलम जी का मंदिर गुड़ामलानी है जिसे आलम जी के दोहरे भी कहते हैं। आलम जी का मूल नाम क्या था? ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। कमेंटों की झड़ी हो जानी चाहिए भाई, क्योंकि आपने मेरे से पढ़ा है, रिवीजन किया है। रणछोड़ राज का मंदिर कहां पर है? तो आप कहोगे बाड़मेर के अंतर्गत है। बात करते हैं अपन जैसलमेर जिले में। जैसलमेर में तन्नोट माता का मंदिर है। तन्नोट माता का जिसे रुमाल वाली माता कहते हैं। स्वांगिया माता का मंदिर है। हिंगलाज माता का मंदिर है।
लटियाल माता का मंदिर, पार्श्वनाथ का मंदिर है भाई, पार्श्वनाथ का मंदिर है, बठियाणी जी का मंदिर है, रामदेव जी का मंदिर है, अमर सागर जैन मंदिर है और लक्ष्मीनाथ मंदिर है। ये इंपॉर्टेंट है। लोद्रवा जैन संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है। लोद्रवा क्यों प्रसिद्ध है? लोद्रवा जैन संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। उसके बाद में अगला जिला आता है बालोतरा। बालोतरा में ब्रह्मा मंदिर है, आसोतरा में। आसोतरा ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर है? बालोतरा में। राज्य का दूसरा मंदिर माना जाता है। नाकोड़ा जैन मंदिर की प्रतिमा है वो पार्श्वनाथ को है। हल्देश्वर महादेव मंदिर पीपलूद बालोतरा में है। हल्देश्वर महादेव इंपॉर्टेंट है भाई। हल्देश्वर महादेव का मंदिर, हल्देश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पर है? पीपलूद बालोतरा में। लघु माउंट आबू इसे कहते हैं। लघु माउंट आबू किसको कहते हैं? पीपलूद को कहते हैं, जहाँ पर हल्देश्वर महादेव का मंदिर है। नागणेची माता का मंदिर कहाँ पर है? बालोतरा में है। मल्लीनाथ जी का मंदिर पड़ता है। संत पीपा जी का मंदिर समदड़ी गांव बालोतरा के अंतर्गत है। संत पीपा जी का मंदिर। चलते हैं आगे। जोधपुर। जोधपुर में महामंदिर है जिसका निर्माण महाराजा मान सिंह ने करवाया था। कौन सा है भाई? जोधपुर के अंतर्गत महामंदिर है। कौन सा मंदिर है? महामंदिर है जिसका निर्माण महाराजा मान सिंह ने करवाया। समर्पित ये नाथ संप्रदाय को। कौन से संप्रदाय को समर्पित है? नाथ संप्रदाय को। बड़सरी मंदिर भी कौन से संप्रदाय को प्रसिद्ध है? नाथ को। चामुंडा माता का मंदिर यहाँ पर है। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। 33 करोड़ देवी देवताओं की साहल कहाँ पर है? तो आप कहोगे मंडोर जोधपुर में है। मेहरानगढ़ के अंतर्गत ही पड़ती है वैसे देखा जाए तो मंडोर में। लेकिन यहां से मुझे आप कमेंट कर पढ़ोगे 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर किस किले में? कहा मंदिर किस किले में? इसके भी मुझे कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताओगे, तभी मैं मानूंगा कि आप लोगों ने ढंग से मेरे से पढ़ा है। रावण का मंदिर मंडोर में। तिंजा मांझी का मंदिर जोधपुर में पड़ता है। आई माता का मंदिर बिलाड़ा में पड़ता है। ऐसे माना जाता है कि यहां से केसर टपकती है। सचियाई माता का मंदिर, ये आई माता ऐसे मानी जाती है रामदेव जी की शिष्या थी। ओसिया के जैन मंदिर, ओसिया के जैन मंदिर। हरिहर मंदिर है वो किसको समर्पित है? विष्णु और शिव को समर्पित है। चलते हैं नेक्स्ट। बीकानेर में हेरम गणपति मंदिर। बीकानेर में कौन सा है? हेरम गणपति मंदिर है। कपिल मुनि का मंदिर है। बंडा साह का जैन मंदिर है। घी वाला मंदिर जिसको कहते हैं, बांडा साह का जैन मंदिर है जिसे घी से बना हुआ मंदिर कहते हैं। और सुनारी देवी का मंदिर है। बीकानेर के अंतर्गत सुनारी देवी का मंदिर है। ये बीकानेर जिले के प्रमुख मंदिर। बात करते हैं नेक्स्ट। गंगानगर में बुड्ढा जोहड़ है। पहले हिंदूमल कोट यहाँ का पर्यटन स्थलों के अंदर पंचगौरव में शामिल किया गया था। 2026 में बुड्ढा जोहड़ को कर लिया गया। हनुमानगढ़ में गोगा जी का मंदिर जिसे धुरमेड़ी कहते हैं, नौहर के अंतर्गत पड़ता है। उसके बाद में अपन बात करेंगे उदयपुर के मंदिर। कौन सा जिला आ गया अपना विद्यार्थियों? अपना जिला आ गया उदयपुर। इसलिए मैं आपसे थोड़ी सी बातें करना चाहूंगा। अब अपन ने बताओ, मैंने आपसे जो कमेंटमेंट वादे किए थे, बताओ मैंने निभाए कि नहीं निभाए? आप लोग खुद बताइए, मुझे खुद बताइए भाई। चलो, एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी में। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है? कैलाशपुरी में है, जिसका निर्माण बप्पा राव ने 734 ईस्वी में करवाया था। जीर्णोद्वार महाराणा मोक्कल ने करवाया। एकलिंग मंदिर का जीर्णोद्वार महाराणा मोक्कल में। इसमें जो मूर्ति है वो भगवान शिव की है। ये किस वंश से संबंधित है? तो ध्यान रखना, एक बुहिलो से संबंधित है। यहाँ संप्रदाय लकुलिस या पाशुपत संप्रदाय, लकुलिस या फिर कौन सा संप्रदाय कहोगे? पाशुपत संप्रदाय। ठीक है। चलो भाई, जगदीश जी का मंदिर कहाँ है? पिछोला झील के, पिछोला झील में नटनी का चबूतरा भी है, ध्यान रखना। इसका निर्माण जगत सिंह पैस्ट्री ने करवाया था। सपनों का मंदिर कहते हैं इसे। जगदीश मंदिर को क्या कहते हैं? सपनों का बना मंदिर कहते हैं। ऋषभ देव जी, यही आंसर मिल गया क्या? दुलेव उपनाम इसका केसरिया नाच। सास बहू का मंदिर नागदा, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। सास और बहू का मंदिर कहाँ पर है? नागदा में। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर शिव को समर्पित है। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। आदि वराह मंदिर है वो आहड़ के अंतर्गत है। अंबिका देवी का मंदिर जगत में है, जिसे मेवाड़ का खजुराह कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में मच्छंदर नाथ का मंदिर साजियों के लिए प्रसिद्ध है। यह भी कहाँ पर है? आपके उदयपुर। कोटा में, कोटा के अंदर अपन ने पढ़ा विभूषण का मंदिर है। मथुराधीश जी, मथुराधीश जी कहाँ पर है? कोटा में। बुड्ढा तीर्थ सूर्य मंदिर कोटा में। कणसुआ शिव मंदिर कोटा में। गेपरनाथ महादेव मंदिर। चार चौमा का शिव मंदिर, चार चौमा शिव मंदिर और गेपरनाथ महादेव मंदिर कोटा।
अगला अपना जिला है झालावाड़। ध्यान रखना पद्मनाभ का मंदिर कहाँ पर पड़ता है, तो आप कहोगे सर ये झालावाड़ जिले के अंतर्गत है। इसका उपनाम विष्णु मंदिर या सूर्य मंदिर इसको कहते हैं। 7 सहेलियों का मंदिर भी इसे कहते हैं। 7 सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में, 7 सहेलियों का मंदिर झालावाड़ में है। इसमें प्रतिमा शिव और भगवान विष्णु की है। और यहाँ पर विशेष बात करें तो सप्त रथ है जिसमें भगवान सूर्य को जूते पहने हुए दिखाया गया है। किस मंदिर की एक विशेषता है जिसमें भगवान सूर्य को जूते पहने हुए दिखाया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सहेलियों का मंदिर। ठीक है। शीतलेश्वर महादेव का मंदिर झालरापाटन है। ये गुप्तकालीन मंदिर है। राजस्थान का पहला तिथि युक्त मंदिर कौन है, शीतलेश्वर महादेव मंदिर। उसके बाद में चंद्रभागा मेला झालरापाटन झालावाड़ में, शांतिनाथ के जैन मंदिर झालावाड़ में, चांदखेड़ी जैन मंदिर और कोलवी की बौद्ध गुफाएं कहां पर है, झालावाड़ के अंतर्गत है। उसके बाद में अपना जिला आता है बारा, भंड-देवरा शिव मंदिर। भंड-देवरा शिव मंदिर रामगढ़ बारा में। राजस्थान का मिनी खजुराहो कहते हैं, राजस्थान का मिनी खजुराहो इसको कहा जाता है। राजस्थान का कौन सा खजुराहो कहते हैं, मिनी खजुराहो। हाड़ौती का खजुराहो भी इसे कहते हैं क्योंकि हाड़ौती पे पड़ता है। ये भूमिज शैली का है। कौन सी शैली का है, भंड-देवरा भूमिज का है। यहाँ राम लक्ष्मण का भी मंदिर है, राम लक्ष्मण। राम रावण का मेला कहाँ लगता है, चित्तौड़गढ़ में। ब्राह्मणी माता का मंदिर सोरसेन बारा में है। और मामा भांजा का मंदिर कहाँ है, तो मामा भांजा का मंदिर कहाँ पड़ता है अपना, तो बारा के अंतर्गत। जालोर में सिरे मंदिर है। जालोर में क्या है, सिरे मंदिर है जिसका निर्माण मान सिंह ने करवाया। जालोर में एक सिरे मंदिर है जिसका निर्माण किसने करवाया, मान सिंह, जोधपुर का शासक। जिन्ना लाए बेहतर मंदिर है और सुंदा माता का मंदिर है जालोर के अंतर्गत, जहां राजस्थान का पहला रोपवे 2006 में लगा। बात करते हैं सिरोही के, तो यहां से भी क्वेश्चन रीट के अंतर्गत आने वाला है, रीट 2026 में, कि दिलवाड़ा जैन मंदिर कहां पर है, आबू में। कितने मंदिर है, 5। किसको समर्पित है, श्वेतांबर जैन संप्रदाय को। कौन से को, श्वेतांबर को है। समूह यहाँ पर आदिनाथ या विमल साई कह सकते हैं, आदिनाथ या विमल साई, नेमिनाथ या लोणव साई, पीतलहर या भीमा साई, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। इस प्रकार के 5 समूह हैं। पहला मंदिर है वो आदिनाथ, यानी जिसे विमल साई जैन मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विमल साई जैन मंदिर। ये भगवान आदिनाथ को समर्पित है। आदिनाथ कौन थे, ऋषभ देव थे, जो जैनों के पहले तीर्थंकर हुए। इसका निर्माण विमल साई ने करवाया, इसलिए इसे विमल साई मंदिर कहते हैं। शिल्पी इसका कीर्तिधर था। इसका शिल्पी याद करना भाई, कौन था, कीर्तिधर था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। लूणव साई, लूण, लूण निमक हुआ, लूण नापा का बोला नमक, तो लूणव साई, नेमिनाथ, देवरानी जेठानी का इस मंदिर भी इसको कहते हैं। इसका निर्माण तेजपाल और वास्तुपाल ने कहा। जब कोई महिला लूण डालती है उसको नमक कहते हैं, वो तेज हो जाता है सब्जी में, तो तेजपाल ने, तेजपाली नहीं तेजपाल, तेजपाल और वास्तुपाल। इसका शिल्पी शोभन देव है, इसका शिल्पी। और ये भगवान 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ को समर्पित है, नेमिनाथ या लूणव सावी का मंदिर। और विमल साई किसको है, ऋषभ देव या आदिनाथ को। फिर है पीतलहर या भीमा साई का जैन मंदिर। इसका निर्माण भीमा साई ने करवाया। ये भी वापस समर्पित किसको है, आदिनाथ या ऋषभ देव, जो प्रथम तीर्थंकर हुए थे। विशेष 108 मण की पीतल की मूर्ति है। फिर पार्श्वनाथ के जैन मंदिर देलवाड़ा में और महावीर स्वामी के जैन मंदिर देलवाड़ा के अंतर्गत है। पार्श्वनाथ को समर्पित हो जाएगा पार्श्वनाथ, और महावीर स्वामी वाला महावीर स्वामी। फिर है बाजना का गणेश जी सिरोही में। बाजना सिर पर कोई आदमी ने सिर पर बैठा लेना है, सिर पर बैठा लेना, वो बाजे गणु। बाजना गणेश जी मंदिर सिर पर। सारणेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये अपना सिरोही में। अचलेश्वर महादेव मंदिर सिरोही में। अर्बुदा देवी का मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है, अर्बुदा देवी का मंदिर कहाँ है, सिरोही में। और ऋषिकेश मंदिर कहाँ पर है, सिरोही। चित्तौड़गढ़ के अंदर अपन बात करें तो बारडोली का शिव मंदिर है। बारडोली का शिव मंदिर है। कर्नल टोड इसको प्रकाश में लाए थे, कर्नल टोड इसको प्रकाश में लाए थे। किसको, बारडोली का शिव मंदिर। पंचायतन शैली का पहला मंदिर। मीराबाई का मंदिर भी है। अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। सतबीस देवरी यहाँ पर है। मातृकुंडिया का मंदिर और कालिका माता का मंदिर है। पाली के अंदर रणकपुर के जैन मंदिर, पाली के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, रणकपुर आता है। रणकपुर के जैन मंदिर, 3 जैन मंदिर और 1 सूर्य मंदिर। 3 तो जैन मंदिर है और यहाँ पर 1 सूर्य मंदिर है। ऋषभदेव यानी आदिनाथ का मंदिर। खंभों का अजायब घर है जिसमें 1444 खंभे लगे हुए हैं। और इसके शिल्पी देपाकर, इसका निर्माण धरणक शाह ने करवाया। शिल्पी कौन है, देपाकर। निर्माण किसने करवाया, धरणक शाह ने करवाया, रणकपुर के जैन मंदिर। दूसरा नेमिनाथ या वेश्याओं का मंदिर है जिसे पार्श्वनाथ का जैन मंदिर कहते हैं। नेमिनाथ
भगवान नेमिनाथ को नहीं, ये पार्श्वनाथ को समर्पित है। फिर मुंशाला महावीर कहाँ है? घाणेराव पाली में। स्वर्ण मंदिर फालना में पड़ता है भाई। फालना के क्या प्रसिद्ध है? छाते प्रसिद्ध है। मैंने कहा था फलाना को ले रहा। ये किसको समर्पित है स्वर्ण मंदिर? ये पार्श्वनाथ को समर्पित है। कामेश्वर महादेव का मंदिर आवा पाली में। शांतिनाथ जैन मंदिर सांडेराव पाली में पड़ता है। और सिरियाई जैन मंदिर तेरापंथी संप्रदाय को समर्पित है। कौन से को? तेरापंथी का संप्रदाय किसके हैं? तो भगवान भिखण जी। कौन है? भिखण जी। तेरापंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भिखण जी। उसके बाद में अपन बात करेंगे डूंगरपुर। डूंगरपुर में संत मावजी का मंदिर, या जिसे हरि मंदिर कहते हैं, साबला गांव डूंगरपुर में। देव सोमनाथ का मंदिर डूंगरपुर में। विजय राज राजेश्वर मंदिर, गौरीबाई का मंदिर, मल्लीनाथ और नेमिनाथ का मंदिर भी यहाँ पर। उसके बाद में अपन बात करते हैं अजमेर के मंदिर। अजमेर में आता है ब्रह्मा मंदिर पुष्कर। अजमेर में ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में, जिसका निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाया। और इसका वास्तुकार कौन था? गोकुल चंद्र पारिक था। प्यारे विद्यार्थियों, इसका वास्तुकार कौन था? गोकुल चंद पारिक था। कौन से मंदिर का? ब्रह्मा जी का मंदिर। सावित्री मंदिर पुष्कर में है। सावित्री मंदिर पुष्कर में है। रघुनाथ जी के मंदिर पुष्कर में है। राजस्थान के अंदर द्राविड़ शैली का मंदिर माना जाता है इसको। ठीक है। उसके बाद में अपन बात करेंगे, इसका निर्माण सेठ पूरनमल ने करवाया रंगनाथ जी के मंदिर का। वराह मंदिर पुष्कर में है, जिसका निर्माण अर्णोराज ने करवाया। किसने करवाया? अर्णोराज ने करवाया। ये भगवान विष्णु को समर्पित है। और 9 ग्रहों का मंदिर भी कहां पर है? तो आपके अजमेर के अंतर्गत 9 ग्रहों का मंदिर भी माना जाता है। ठीक है जी। समर्पित है भगवान विष्णु को। अब है प्रमुख रीति रिवाज। ये थे अपने राजस्थान के प्रमुख मंदिर। मंदिर वाला टॉपिक थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, जहां वो पंचायतन में वहां उड़ जाता है। तो मैंने उनको अलग अलग पटक दिया है। वहां किताबों में भी मुझे नहीं समझ में आता भाई, मुझे खुद पढ़ता ना तो भी समझ में नहीं आता था। तो फिर मैं उनको अलग अलग करके आप लोगों के लिए तैयार किया। बहुत मेहनत लगी है भाई। आपको एक बार मैं फिर से दिखाऊं मेरे ग्रंथ ये है, ये ग्रंथ है। ये तो केवल आप लोगों के लिए बनाए गए। इससे पहले जो मेरी पर्सनल थी वो तो अलग है। ये पर्सनल जो यहाँ पर मैंने बनाए ग्रंथों में, सॉरी पढ़ मत जाना भाई, गिर मत जाना नीचे। ये ग्रंथ है भाई। ठीक है। शानदार ग्रंथ है अपने, शानदार जानदार ग्रंथ है। ठीक है। चलो भाई, ग्रंथ तो नहीं कहूँगा, ये तो मेरी मतलब बहुत मेहनत लगी है इनमें तो बनाने में। ऐसे ही थोड़ी बन जाता है ऐसे। उसके बाद में प्रमुख रीति रिवाज। जन्म से संबंधित है गर्भाधान, सीमंतोन्नयन, जात क्रम, जब पहली बार बच्चे को मधु चटाया जाता है, जन्मोत्सव, नहान है, प्रथम स्नान। और नहान कहाँ का प्रसिद्ध है? नहान कहाँ का प्रसिद्ध है ये भी आपको बताना है मुझे। नहान कहाँ का प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूँ। नहान कहाँ का प्रसिद्ध है? नहान कहाँ का प्रसिद्ध है? ठीक है। ये क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है। जड़वा ते जानो। ढूंढ, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाक्रम या जड़ूला, चूड़ाक्रम को क्या बोलते हैं? जड़ूला उतारना, उपनयन और लास्ट में जनेऊ। ये जन्म से संबंधित है। विवाह से संबंधित है। सगाई ते जानो यो। लगन पत्रिका, लगन लिखना बिंबा एक पत्रिका है गणेश जी वाली। इकताई, कपड़े का जो मुहूर्त हो निकाला जाता है उसको बोलते हैं इकताई। ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इकताई के काकंडोरा थे जानो, बिंदोड़ी थे जानो, बरी और पडला थे जानो। आज काल वाली पहली बरी मंगवाओ भाई साहब, खुद जाओ देखवा कि हमारे लिए बरी तो मैं देखूंगा। 30,000 की बरी बीननी खुद ही ले रहा है अगर आजकल। और रस्म चाल को, हाँ जी बीननी भेज दीजिए, आज के दिन में कपड़ा ले आ रहे हैं। हाँ ठीक है। तो फिर बाजाओगी बीननी, और बीननी बरी पसंद करके लाओगी। फिर सामेला और चाक का पूजन होता ही है। मुठ भराई और चिकनी कोतली। ये चिकनी कोतली ध्यान रखना भाई, चिकनी कोतली का संबंध किससे है? तो ये विवाह से संबंधित है। हथलेवा, हाथ मिलाते हैं लास्ट में, हथलेवो करवा। कन्या का दान कर देते हैं। और ये बड़ार क्या है? दिया जाने वाला भोजन है। बड़ार का भोजन क्या है? दिया जाने वाला जो बारात जाती है उसको वो भोजन दिया जाता है, वो बड़ार है। रंगबरिया पहरावनी आती है। मुकलावा थे जानो यो। पहली बार भेजना मुकलावा कहलाता है। पहली बार भेजना मुकलावा। आणु दूसरी बार। कई बार अपने राजस्थान में बाल विवाह प्रचलित है। और बाल विवाह के दिन ये कह दे कई बार कि हाल आणु जाणु कौन करियो, ब्याह तो कर दियो बाई को, लेकिन हाल आणु जाणु कौन करियो। आणु जाणु करवा को मतलब इन दूसरी बार को नहीं भेजी। ओलंदी, साथ आने वाली जो लड़की है वो ओलंदी है। और लड़का ओलंदो भी कह दिया करे।
बात करें आप मृत्यु से संबंधित है, बेकुंडी, बखेर, पानीवाड़ा, ये ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेकुंडी, बखेर, पानीवाड़ा, स्नान कर जो सांत्वना दी जाती है वो, पूल चुनना, मौसर, जोसर है, जियो तो आदमी को कर दे ना जना जोसर हो जाए, और लास्ट में उसको पगड़ी बंधाना, पगड़ी बांधना। उसके बाद में राजस्थान में प्रचलित कुछ प्रथाएं हैं, जिसमें एक है नाता प्रथा, दूसरे व्यक्ति के साथ में रहना, नाता बेच दी। डाकण प्रथा पहली है, अवैध घोषित करने वाले उदयपुर के स्वरूप सिंह ने, जेसी ब्रुक ने इसकी घोषणा की थी। प्यारे विद्यार्थियों, डाकण प्रथा को अवैध घोषित करने वाली सबसे पहली रियासत थी उदयपुर। उदयपुर के शासक कौन थे? स्वरूप सिंह। कन्यावध पर गैर कानूनी किसने लगाया? सबसे पहले लगाया कोटा ने 1833 में। उसके बाद में बूंदी ने लगाया कन्यावध पर रोक 1834 में। फिर बीकानेर ने 1839 में, उदयपुर और जयपुर ने लगाया 1844 में। विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने वाली सबसे पहले जयपुर रियासत थी, और जयपुर के शासक थे स्वाई जय सिंह, जिसने विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। सती प्रथा की अपन बात करें तो प्रयास स्वाई जय सिंह सेकंड ने जयपुर में किया, पर और रोक लगाई 1822 में बूंदी ने। पहली बार सती प्रथा पर रोक किसने लगाई? बूंदी ने 1822 में। दास प्रथा पर रोक 1832 में कोटा ने। दास प्रथा पर 1832 में कोटा में। डावरिया प्रथा क्या होती है? लड़की के विवाह में कुंवारी कन्याएं साथ में भेजी जाती थी, उसको डावरिया कहा जाता था। मानव व्यापार पर रोक सबसे पहले जयपुर के लुडलों ने लगाई 1847 में, और त्याग प्रथा पर रोक 1841 में जोधपुर में। ठीक है, अब है अपना जो 2 चैप्टर बचे हुए थे, वो कला संस्कृति यहाँ तक आपकी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ एक जो टॉपिक रह गया संत संप्रदाय वाला, उसको शामिल मैंने नहीं किया है। ठीक है, उसकी पीडीएफ कहीं अलग रह गई और मुझे मिली नहीं थी, इस वजह से ये रह गया। अब बात करेंगे राजस्थानी भाषा में बोलियाँ। अब देखिए बात करांगा बा पूरी की पूरी मारवाड़ी के अंदर करांगा, राजस्थानी के अंदर आप बात करांगा, क्योंकि 8वें जगह कथा का क्वेश्चन आना है। बे कौन सी भाषा में आवेगा? बे भाषा वाला राजस्थानी में। राजस्थानी में क्वेश्चन लिखेड़ो आओगो, 2-4 क्वेश्चन अन्य भी आने का होगा, जगह भी राजस्थानी भाषा के अंदर लिखेड़ा होगा। बे थाने समझना है, बे थाने सीखना है। सबसे पहली बात करूं मैं राजस्थानी भाषाड़ी उत्पत्ति। राजस्थानी भाषारी उत्पत्ति कौन सा काल सु ही? तो सोर सेनी अपभरण सु मानवाड़ो व्यक्ति हो एल.पी. टेसीटोरी। कौन सो हो? सोर सेनी से कौन सो हो? एल.पी. टेसीटोरी। एल.पी. टेसीटोरी, सोर सेनी अपवर्ष। ऐसे ध्यान रखना, टैक्सी चोरी होगी, टैक्सी कहाँ होगी? चोरी होगी। टैक्सी चोरी होगी, नबी को कहीं हो सोर हुई। टैक्सी चोरी हुई, नबी को कहीं हो सोर हुई, यानी सोर से नहीं। गुर्जरी अपवर्ष मारवाड़ हो मोतीलाल मेनारिया। मोतीलाल मेनारिया ने किससे बाणी भाई? गुर्जरी अपवंश से। और नागर अपवंश से जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन। नागर अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानने वालों व्यक्ति है वो है जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन। कौन है? जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन। कई बार क्वेश्चन यहाँ हुआ है, निम्न मासू कौन सो व्यक्ति है जिन्हें राजस्थानी भाषा से संबंधित कोनी है या राजस्थानी भाषा से संबंधित नहीं है? तो एल.पी. टेसीटोरी है आपनू, मोतीलाल मेनारिया है अपना, और जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन जी भी अपना है भाई है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। मैं बात करूं आपको इसके इतिहास की, तो सबसे पहलो इतिहास देखा तो कुलैल माला। कौन सा है? कुलैल माला है, जिसको लेखक है उद्योतन सूरी। बिको लेखक कौन है? कुलैल माया को लेखक है उद्योतन सूरी। बी कुलैल माला में 18 देसी भाषाओं को जिक्र हुएडो है। कत्ती भाषा को? 18 देसी भाषा को जिक्र हुएडो है टाबरो। और मरु भाषा का भी में एक उल्लेख मिलता है। मरु भाषा का भी उसमें एक उल्लेख मिलता है। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। कुलैल माला की रचनाकार कौन है? तो वो रचनाकार है उद्योतन सूरी। कुलैल माला में कुल 31 भाषा को उल्लेख है, तो कुल 18 देसी भाषाओं का उल्लेख है। जी के मायने एक मरु भाषा है, जी के मायने एक अपनी मरु भाषा है। फिर है आइनु अकबरी। आइने अकबरी जी को लेखक है अबुल फजल। बी को लेखक कौन है टाबरो? बी को लेखक है अबुल फजल है। और मारवाड़ी भाषा शब्द सबसे पहले अपन अबुल फजल वाली आइनी अकबरी में ही देख बने मिल है।
मारवाड़ी भाषा का उल्लेख देखने की बात करें हैं तो वह पिंगल शिरोमणि, मारवाड़ी भाषा का उल्लेख कौन सी मिला है? पिंगल शिरोमणि में। कौन सी मिलेगो? पिंगल शिरोमणि में। राजस्थानी भाषा, ये भाषा शब्द ने भी यहाँ लिखड़ा होगा बेटा ब्रो। भाषा राजस्थानी भाषा वाला वर्गीकरण किया हुआ सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा को वैज्ञानिक वर्गीकरण करने वाला कोई व्यक्ति था तो वह था आपका अपना जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। राजस्थानी भाषा रो कौन सो व्यक्ति है जिन्हें वैज्ञानिक वर्गीकरण करी हो? वो वैज्ञानिक को नाम है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। कौन है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। सन है 1912 और इनकी किताब रो नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। आकी किताब रो नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत 1912 के मायने कौन? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा रो वर्गीकरण करियो हो। इसका कुल 5 भाग बताया है भाई। दक्षिणी राजस्थानी, कौन कौन सी राजस्थानी है? एक है दक्षिणी राजस्थानी। कौन सी है? दक्षिणी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी, ध्यान रखना, पश्चिमी राजस्थानी नाम बताया, दक्षिणी राजस्थानी बताया। भीली बोली को इसने क्या कहा? भीली बोली को इसने कहा दक्षिणी राजस्थानी। ये क्वेश्चन भी आया है कि दक्षिणी राजस्थानी रो भीली नाम कौन खियो, या भीली बताने वाला व्यक्ति कौन था? तो वह था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। फिर है उत्तर और पूर्वी राजस्थानी, उत्तर और पूर्वी राजस्थानी। फिर है दक्षिणी और पूर्वी राजस्थानी, और फिर है जयपुर का आसपास वाले मध्य पूर्वी राजस्थानी। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी जो भाषा का है वर्गीकरण किया तो उसमें पश्चिमी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी और मध्य पूर्वी राजस्थानी। राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है कौन है? भारतेश्वर बाहुबली घोर है। राजस्थानी भाषा रो पहलो ग्रंथ, राजस्थानी भाषा रो पहलो ग्रंथ है भारतेश्वर बाहुबली घोर, जिको रचनाकार है वज्र सेन सूरी। देखो घोर, घोर अंधेरो छावे, घोर अंधेरो छावे जना वज्र कर्ज रहे, वज्र कोई प्रहार हुए जना घोर अंधेरो छा जावे है टावरो, घोर अंधेरो छा जावे। अब बात करांगा प्रमुख बोलियां की। प्रमुख बोलियां राजस्थान के अंदर मारवाड़ी बोली बोली जाए। कौन सी बोली बोली जाए? मारवाड़ी। कौन सा क्षेत्र में बोली जावे? क्षेत्र में नहीं, कौन सा क्षेत्र में बोली जावे। ढूंढाड़ी बोली कौन सा क्षेत्र में बोली जावे। मेवाती खटी ने बोली जाए, मेवाती खटी ने बोली जाए, और मालवी खटी ने बोली जाए। मारवाड़ी खटी बोली जाए, कौन सा जिला में मारवाड़ी ना बोली जाए या नहीं बोली जाए, और ढूंढाड़ी कहाँ बोली जाती है, मेवाती कहाँ बोली जाती है, और मालवी कहाँ बोली जाती है, ये आगे पढ़ेंगे। पहली मारवाड़ी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा है? तो मारवाड़ी की उपबोलियों में मेवाड़ी है, मारवाड़ी की उपबोली में मेवाड़ी है, वागड़ी है, खेराड़ी है, शेखावाटी है। काल में थाने बतायो, काल में थाने बतायो कि शेखावाटी, शेखावाटी शैली है, बात ढूंढाड़ी की उपशैली है, लेकिन शेखावाटी बोली मारवाड़ी री उपबोली है। नागौरी, बीकानेरी, देवड़ावाटी, डटकी और बांगड़ी। कौन सी? बांगड़ी। इसके अंदर बाद में थड़ी और गोडवाड़ी, थड़ी और गोडवाड़ी। एक कौन कौन सी है? ये मारवाड़ी की उपबोलियां है। याद करो भाई, मारवाड़ी की उपबोलियां कौन कौन सी है? मेवाड़ी है, वागड़ी है, खेराड़ी है अपनी, शेखावाटी है, नागौरी है, बीकानेरी 6, बीकानेरी 6, कई बार 6 भी लिखे दो आज के ताके, देवड़ावाटी, डटकी, बांगड़ी, थड़ी और गोडवाड़ी। 6 को प्रयोग काम हुआ है तो ढूंढाड़ी के अंतर्गत जयपुर के क्षेत्र में 6 का प्रयोग होता है के स्थान पर, और हैक के स्थान पर 6 का प्रयोग कहाँ होता है? 6 के अलावा 6 हड़क, सड़क को हड़क बोला जाता है, 6 के स्थान पर है तो वो कहाँ? अपनी मारवाड़ी में। ढूंढाड़ी की उपबोली है राजावाटी, तोरावाटी, हाड़ोती, चौरासी, नागरचोल, काठेड़ी, अजमेरी। अन रट लियो भाई, रोजावाटी, राजावाटी, तोरावाटी, चौरासी और हाड़ोती। ढूंढाड़ी की उपबोली है चौरासी, हाड़ोती, राजावाटी, तोरावाटी, नागरचोल, काठेड़ी और अजमेरी। नागरचोल, काठेड़ी और अजमेरी याद करो भाई, इन अठे याद करके चालनो है। इसके अंदर मेवाती की उपबोली है अहीरवाटी। मेवाती की उपबोली कौन सी है? अहीरवाटी। कई बार को नाम राठी भी लिख देगा, राठी। और मालवी की उपबोली है रांगड़ी और निमाड़ी। रांगड़ी और निमाड़ी, रांगड़ी 2 भाषाओं का मिश्रण है जिसमें एक कौन सी है? मालवी, एक कौन सी है? मारवाड़ी। उसके बाद में मारवाड़ी बोली।
इसका आरंभ की बात करा आप तो 8वीं शताब्दी से आरंभ हो जावे टाबरो। मारवाड़ी बोली को आरंभ 8वीं सदी में पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है। कौन सा राजस्थान की है? पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली में गिनी जाए। इको साहित्य का जो रूप है बिको है नाम डिंगल, बिको नाम कौन सो है? डिंगल है। और आ मुख्यतः क्षेत्र जोधपुर में बोली जाए। और क्वेश्चन यहाँ होगो निम्न में सु कौन सा जिला के अंदर मारवाड़ी नहीं बोली जाए? और एक ऑप्शन में रहेगा अलवर या भरतपुर। ध्यान रखना, अलवर या भरतपुर में मारवाड़ी नहीं बोली जाती है। उसके बाद में पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली कौन सी बोली जाए, या पश्चिमी राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाए? तो बट्टे मारवाड़ी बोली जाए टाबरो। कौन सी बोली जाए? मारवाड़ी। सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली कोई भाषा है तो वह भाषा है मारवाड़ी। कौन सी भाषा है? सर्वाधिक राजस्थानियों के द्वारा, सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली कोई भाषा है तो वह है मारवाड़ी। अगली भाषा है मेवाड़ी। क्षेत्र है मेवाड़ में, क्षेत्र है मेवाड़। मारवाड़ी की एक उपबोली है मेवाड़ी। ध्यान रखियो, मारवाड़ी की उपबोली है मेवाड़ी। उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा जिलों में मुख्यतः बोली जाती है। इसकी रचना महाराणा कुंभा के जो नाटक है ना वो मेवाड़ी में हुए हैं। सेकंड महत्वपूर्ण बोली है मेवाड़ी। पहले मारवाड़ी, फिर मेवाड़ी, फिर है शेखावाटी। शेखावाटी क्षेत्र में बोली जावे। अब मारवाड़ी और ढूंढाड़ी को मिश्रण है। मारवाड़ी और ढूंढाड़ी को मिश्रण कौन सी बोली है? तो मारवाड़ी और ढूंढाड़ी कौन सी दो बोलियों को मिश्रण है? तो मारवाड़ी प्लस ढूंढाड़ी से कौन से उत्पन्न हो गई? अपनी शेखावाटी। कौन सी हो गई प्यारे विद्यार्थियों? शेखावाटी, शेखावाटी। देवड़ावाटी, देवड़ाओं को शासन खटे हो। देवड़ावाटी बोली जैसे शेखावाटी, मतलब जटे देवड़ाओं को शासन, और देवड़ा कटिया सिरोही का, देवड़ा सिरोही का। बांगड़ी, बागड़ी तो है, बागड़ी नीचे बोली जाती है लेकिन ऊपर बिंदी लग गई तो ऊपर वाले हनुमानगढ़ और चूरू में बोली जाती है अपनी बांगड़ी। गोडवाड़ी, गोडवाड़ क्षेत्र में, और गोडवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आता है? लूणी नदी वाला क्षेत्र। पाली वाला जो क्षेत्र है लूणी नदी को अफवाह क्षेत्र को गोडवाड़ के नाम से जानी जाए। इकी उपबोली है सिरोही। जालोर, पाली और सिरोही में बोली जाती है। गोडवाड़ी कहाँ बोली जाती है? जालोर, पाली और सिरोही क्षेत्र में। आगे चलते हैं खेराड़ी। खेराड़ी बोली जाए जहाजपुर, शाहपुरा, जहाजपुर, शाहपुरा। भीलवाड़ा के अंतर्गत कौन सी बोली बोली जाए? खेराड़ी। सॉरी, थड़ी, बीकानेर और जैसलमेर के अंदर बोली जाए थड़ी। बागड़ी, भीलों की प्रमुख बोली कौन सी है? बागड़ी का अन्य नाम है भीली बोली। कुण कियो भाई जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने मारवाड़ी बोली रो काई नाम दियो? भीली बोली कियो। क्षेत्र बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। कौन सा क्षेत्र में बोली जाए? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, दक्षिणी राजस्थान में। ई में जो ग्रंथ लिखेड़ा है संत मावजी का जो चौपड़ा लिखेड़ा है वह कौन सी भाषा में लिखेड़ा है? तो थे कहोगा सार वो कौन सी भाषा के अंतर्गत है? तो अब भाषा है अपनी वागड़ी। ढूंढाड़ी बोली, दूसरी बोली कौन सी आ गई? ढूंढाड़ी। इसका अन्य नाम है झाड़साई या जयपुरी बोली, झाड़साई या जयपुरी बोली। इम रचनाएं हैं जो कि दादू दयाल जी और बाका शिष्य दिएड़ा आ जावे तो बाकी जी रचना है बाकुण की है ढूंढाड़ी बोली की। यहाँ से रीट में पक्का क्वेश्चन पूछेगा कि ढूंढाड़ी में संत दादू दयाल जी का जो साहित्य है वो किस भाषा के अंदर लिखेड़ा है? तो वह लिखेड़ा है ढूंढाड़ी बोली। साहित्यिक रूप पिंगल है, साहित्यिक रूप क्या है? मारवाड़ी का डिंगल। ऐसे बनाओ और यहाँ डीपी को लिख दो, डी और पी। इधर वाला क्षेत्र पिंगल में आता है, इधर वाला डिंगल में आता है। ग्रंथ इसमें 8-10 गुजरी, 8-10 गुजरी एक ग्रंथ है जो कौन सी भाषा में लिखा है? ढूंढाड़ी। क्षेत्र इसकी बात करें तो जयपुर और टोंक क्षेत्र में ये बोली जाती है। इसकी उप बोली है तोरावाटी। शेखावाटी तो मारवाड़ी की थी, वो किसका मिश्रण था? ढूंढाड़ी और मारवाड़ी का। और ये तोरावाटी झुंझुनू और सीकर जिले में बोली जाती है। चौरासी कहाँ बोली जाती है? टोंक में बोली जाती है। नागरचोल, सवाई माधोपुर और टोंक में बोली जाती है। नागरचोल किसकी उपबोली है? ढूंढाड़ी री। हाड़ौती सबसे कठिन बोली मानी जाती है। राजस्थान में हाड़ौती है बोलने में सबसे कठिन। कोटा, बाराबूंदी, झालावाड़, इसमें जो रचनाएं हैं सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर और वीर सतसई, वंश भास्कर और वीर सतसई है रचनाएं। वो कौन सी में? हाड़ौती भाषा में लिखी गई है। ठीक है, चलते हैं आगे। काठेड़ी, काठेड़ो क्षेत्र कटे, काठेड़ो जयपुर का दक्षिणी भाग है। माल खेराड़ी मालपुरा टोंक में, अजमेरी अजमेर के अंतर्गत बोली जाती है। फिर अगला मेवाती बोली।
मेवात क्षेत्र में बोली जावे है। अलवर और भरतपुर आवे मेवात के अंतर्गत अपना। ब्रज भाषा को प्रभाव पड़े, ये पर प्रभाव कौन सी भाषा को है? ब्रज भाषा का इसके ऊपर आपका प्रभाव है। ब्रज भाषा का इसके ऊपर आपका क्या है प्यारे विद्यार्थियों? प्रभाव है। सेतु, ये पश्चिमी हिंदी और राजस्थान के बीच एक सेतु का कार्य करती है। हिंदी बोली और अपना जो राजस्थानी वाला क्षेत्र है, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के बीच एक सेतु का काम करने वाली बोली कौन सी है? मेवाती बोली। रचनाएं लालदास जी की रचनाएं और चरणदास जी की संस्थाएं और इनकी शिष्या दयाबाई का दयाबोध, सहजोबाई का सहज प्रकाश। ये किसकी शिष्याएं दया और सहजोबाई? ये चरणदास की है। किसकी है? चरणदास जी की है। अगली है मालवी बोली। मालवी बोली मालवा क्षेत्र को प्रभाव पड़ेड़ो है तो आ झालावाड़ और प्रतापगढ़ में कटे। झालावाड़ और प्रतापगढ़ में प्रभाव, मराठी का प्रभाव इसके ऊपर पड़ा हुआ है। गुजराती का भी प्रभाव इस पर दिखाई देता है। उपबोली है इसकी निमाड़ी और इसकी उपबोली कौन सी है? रांगड़ी है। मालवा राजपूतों के द्वारा बोली जाने वाली रांगड़ी, ये मिश्रण है मारवाड़ी और मालवी का। याद रखो भाई, रांगड़ी कौन सी बोली को मिश्रण है? तो रांगड़ी है माँ का, मामा का मिश्रण है। माँ यानी मालवीर, माँ यानी मारवाड़ी, माँ यानी मालवीर, मामा मारवाड़ी। चलो भाई, दहावड़ी बोली कठे बोली जाए? दहावड़ी बोले उदयपुर में, अपना उदयपुर में दावड़ी बोली। सोंदवाड़ी झालावाड़ में। याद करो भाई, सोंदवाड़ी बोली कौन सा जिला में बोली जाए? तो बा बोली जाए अपने झालावाड़ में। धाटी या दटकी बाड़मेर में, धाटी या दटकी। जगरोती करौली में, जगरोती, जग में मरोती पड़ती, ट्रोली लेके करौली। अहीरवाटी बोली जिसे मेवाती या राठी बोली भी बोली कहते हैं, ये अलवर भरतपुर में है। जाति अहीर, अली बख्शी की ख्याल है। और हमीर रासो जिसके रचनाकार कौन है? जोधराज, वो इसका भाषा का एक ग्रंथ है प्यारे विद्यार्थियों। चलते हैं आगे। ये थी राजस्थान की प्रमुख बोलियां। बोलियां को क्वेश्चन था को यदि राजस्थानी था का समझ में आ जाएगी तो बोलियां को क्वेश्चन गलत ना होवे को। बोलियां को क्वेश्चन कभी गलत होने वाला है नहीं। चलते हैं राजस्थान का साहित्य। राजस्थान साहित्य का काल विभाजन देखें तो सबसे पहला प्राचीन काल। सबसे पहले कौन सा काल है? प्राचीन काल है, जिको समय है 1050 से 1450। इनमें वीर रस की प्रधानता है। कौन सा रस की प्रधानता है? प्राचीन काल जिन वीर गाथा काल बोले हैं, इनमें वीर रस की प्रधानता है। 1050 से 1450 ईस्वी में इम की रचना है वे पृथ्वीराज रासो की रचना है। बिसल देव रासो है। अब ध्यान रखना, पिछली बार बिसल देव रासो को वीर रासो न मानकर इसको माना गया था श्रृंगार रासो। श्रृंगार रस की प्रधानता है, ध्यान रखना। श्रृंगार या श्रृंगार क्यों है इसमें? क्योंकि ये एक प्रेम काव्य, इसलिए इसको श्रृंगार है। रणमल छंद और अचलदास खिचरी वचनी का शिवदास गार्डन की। किसके है? शिवदास गार्डन है। शिवदास गार्डन भाई साहब चंपू लिखते थे। क्या लिखते थे प्यारे विद्यार्थियों? चंपू लिखते थे। क्या लिखते थे? चंपू। पूर्व मध्यकाल जिसको भक्ति काल कहते हैं, भक्ति काल का समय है 1450 से लेकर 1650। काल याद कर लो, 1450 से 1650 ने भक्ति काल कहूंगा। 1450 से 1650 संत साहित्य के भक्ति साहित्य हुए। इसमें रचनाएं राम रासो माधोदास ददवाड़िया की। किसकी है? माधोदास ददवाड़िया। साथ साथ याद करते दो, न राम का लेना न माधो का लेना, न राम का लेना न माधो का देना, न राम का लेना न माधो का देना, न राम का लेना राम रासो माधवदास ददवाड़ी। उत्तर मध्यकाल 1650 से 1850 और आधुनिक काल कब से प्रारंभ है? 1850 ईस्वी से प्रारंभ। प्राचीन साहित्य, उसकी रचनाकार और उसकी रचना कौन सी है? ध्यान रखना, कोई जरूरी नहीं पिछली बार जो क्वेश्चन पूछे वहां से अब की बार भी पूछे, ऐसा नहीं होता है। ध्यान रखना, कोई जरूरी नहीं आप उनके पीछे भागो और इन चीजों को पढ़ के ही नहीं जाओ, यही भी याद होनी चाहिए। एक ही वर्षन नहीं आया पिछली बार वाला हिंदी साहित्य से जो पूछा गया था, राजस्थानी साहित्य वाला। देखो, चंद्र बरदाई, चांद और पृथ्वी को मेल बड़ो रास आवे। चंद्र पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्र बरदाई। नरपति नाल है का है बिसल देव रासो। ऐसो पति जी की तो बिसल बजायड़ी राख है, वो कौन है? नरपति। नर क्या है? एक पति है।
नर क्या बनता है, पति बनता है। उसकी तो बीसल बनेड़ी रहे टाबरो, काई बनेड़ी रहे भी तो बीसल, नरपति नाल है बीसल देव रासो। अचल दास खींचीरी वचनी का, अचल दास खींचीरी वचनी का, शिवदास गाढ़न है। बहुत गाढ़ो आदमी है जो गद्दे और पद्दे दोनों लिख दे, बेजा गाढ़ो आदमी है शिवदास गाढ़न। अचल दास खींचीरी वचनी का, हरि रस और देव यानी ईश्वरदास ने, हरि रस, हरि देव, हरि और देवी, हरि और देवी दोनों ही किसके रूप है, ईश्वर के रूप है। किसके, ईश्वर के, ईश्वर से ईश्वर। कौन कौन है, हरि और कौन, देवी, किसके रूप माने जाते हैं, ईश्वर के, ईश्वरदास। हरि रस और देवी यानी ईश्वरदास। न राम को लेना न माधो का देना, राम रासो माधो दास ददवाड़िया। राजिया रसोटा, आदमी राजी हो जाओ ना कृपा ही हो जाओ, या मान लो कृपा राम। राजिया रा सोटा, राजी रहेगा आय कृपा बनी रहे ताकि। राज रूपक, वीर भाण है। राज रूपक के लेखक कौन है, वीर भाण। राज रूपक वीर भाण, वीर लोग क्या बनते हैं, राज के रूपक। और गज गुण रूपक, गज गुण रूपक। केशवदास, केशव यानी क्या होते हैं भाई, बाल होते हैं। केशव क्या होते हैं, बाल। जिस लेडीज के बाल बहुत अच्छे होते हैं वो तो गजबणी हुआ है, वो तो कहीं हुआ है भाई, गजबणी हुआ है। गज गुण रूपक, बिका तो बहुत सारा गुणा में गज, और गज यानी हाथी के समान उसका तो रूप रहता है। केशव यानी क्या होते हैं, केशव बाल। केस यानी बाल होते हैं ना, कैसे, कैसे यानी बाल। और केशवदास गज गुण रूपक। और सूरज प्रकाश करणीदान, सूरज प्रकाश करणीदान। किरण आने दो भाई, सूरज के प्रकाश से क्या आती है, सूरज के प्रकाश से किरण आते हैं, यानी करणीदान, किरण से करणीदान। राजस्थानी भाषा में कौन सो काई प्रथम है, राजस्थानी भाषा में कौन सो के प्रथम है। राजस्थानी भाषा रो पहलो ग्रंथ है भारतेश्वर बाहुबली गौर, जिसके रचनाकार है वज्रसेन सूरी। तिथि युक्त कोई रचना है तो वह है भारतेश्वर बाहुबली रास। और साली बद्र सूरी, कोई चीज रास आओ तो बात तो सालीन हुए, तो साली बद्र सूरी, रास आ रही है साली है। पहलो राजस्थानी भाषा को जो को उपन्यास है वो कनक सुंदर है, जिसको रचनाकार है शिवचंद्र भरतिया। राजस्थानी भाषा रो पहलो उपन्यासकार कौन है, कनक सुंदर तो उपन्यास है और रचनाकार है शिवचंद्र भरतिया। पहलो नाटक है केसर विलास, पहलो नाटक राजस्थानी भाषा रो पहलो नाटक है केसर विलास, रचनाकार है को शिवचंद्र भरतिया। और कहानी है विश्रांत प्रवास, जी को लेखक कौन है, शिवचंद्र भरतिया। मतलब कुल मिला था न काई भी पूछे था को आंसर काई रहनु चाहे जय शिवचंद्र भरतिया रहनु चाहे जय। उपन्यास नाटक और कहानी में केवल रचना और ग्रंथ में कौन है, वज्रसेन सूरी और सालीबद्र सूरी। राजस्थानी भाषा री पहली फिल्म है नजराना, राजस्थानी भाषा री पहली फिल्म है नजराना। और राजस्थानी भाषा रो व्याकरण लिखवाड़ो आदमी है रामकरण ओसापा। राजस्थानी भाषा री व्याकरण जो को आदमी लिखी वो है रामकरण ओसापा। और राजस्थानी भाषा रो राजस्थानी भाषा को नहीं पहलो हिंदी उपन्यास है वो है अबलाओं का इंसाफ, अंबिका दास व्यास का लिखा है। बात करते हैं सीताराम लालस की। इनका जन्म जोशपुर में हुआ। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार करने वाला पहला व्यक्ति था सीताराम लालस। राजस्थानी भाषा री व्याकरण कौन तैयार करी है, और राजस्थानी भाषा को कौन, राजस्थानी भाषा का जो का वर्ण तैयार करया यानी व्याकरण शब्दकोश जो को तैयार करे वो हो सीताराम लालस। कौन था, सीताराम लालस, सीताराम लालस। और व्याकरण किसने तैयार की, करण ओसापा। राजस्थानी भाषा के अंदर अब बात कर लांगा कर्नल जेम्स टोड, जिन आप घोड़े वाला बाबा बोला। कौन सो बोला, घोड़े वाला बाबा। राजस्थान इतिहास का इन्हें जनक कहते हैं। राजस्थान इतिहास का भीष्म पिता कहा गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा ने, गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा ने कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान इतिहास का भीष्म पितामह कहा। इनके गुरु कौन थे, जैन यति ज्ञान चंद्र इनके गुरु थे भाई, गुरु थे। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक है, जिसका प्रकाशन 1829 में। अन्य पुस्तक का नाम है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। बात करता है डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। GH ओझा का जन्म रोइडा गांव सिरोही में हुआ। रोइडा किन किन जिलों का
प्रतीक है पर्यटन में। तो बै वाले बै से बीकानेर, बै से बाड़मेर, बै से बीकानेर, बै से बाड़मेर, बै से बालोतरा, बालोतेरा। चलो भाई, बालक था तो क्या ले गया, अनार ले गया, बाड़मेर में इसब गोड़ चली गई। तो पड़ोसी जालोर कौन ले गया, पड़ोसी जालोर अनार ले गया। ऐसे याद होने चाहिए। चलते हैं भाई। पुस्तक है इनकी भारतीय प्राचीन लिपि माला। पुस्तक कौन है, भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक G.H. ओझा। राजपुताने का इतिहास, सिरोही राज्य का इतिहास। इनको उपाधि है महामहोपाध्याय, महामहोपाध्याय। अगले हैं अपने प्यारे प्यारे सूर्यमल मिश्रण, जिनका जन्म हरना गांव बूंदी में हुआ। हरना गांव बूंदी में किसका, सूर्यमल मिश्रण का जन्म हुआ। विशेष नव जागरण के पुरोधा कवि, नव जागरण के पुरोधा कवि कौन थे भाई, सूर्यमल मिश्रण। शासक ये राम सिंह सेकंड का दरबारी कवि था। राम सिंह सेकंड बूंदी के शासक का दरबारी कवि। डाक टिकट 1990 में इनके ऊपर 2 रुपये की जारी हो चुकी। इनकी पहली रचना है राम रंजाट, हाड़ौती भाषा में लिखेड़ी है राम रंजाट। ध्यान रखना, बलवंत विलास वीर सत से डिंगल भाषा में, बाकी सारी पिंगल में है, लेकिन क्या कौन सी भाषा में, डिंगल भाषा में है। कौन सी, वीर सत सही, क्रांति के समय लिखा गया है। वंश भास्कर, वंश भास्कर के लेखक पूछे तो कौन है, सूर्यमल मिश्रण। इसको पूरा करने वाला व्यक्ति इनका दत्तक पुत्र था मुरारी दान। वंश को बढ़ाने के लिए दत्तक पुत्र को गोद में लिया और वो था मुरारी दान। याद करो कौन, वंश भास्कर के लेखक को पूरा करने वाला दत्तक पुत्र मुरारी। छंदमयूक सतीरासो धातु रूपावली, छंदमयूक सतीरासो और धातु रूपावली के लेखक कौन है, कौन है तो बे कौन है भाई, बे सूर्यमल मिश्रण। आगड़े अपना कन्हैया लाल सेठिया जी सुजानगढ़ चूरू का है। कन्हैया लाल जी सेठिया खटिया का है टाबरो, सुजानगढ़ चूरू का है। प्रथम काव्य ही इनका लिखा गया वन फूल। पहलो काव्य कौन सो लिखेड़ो है, वन फूल लिखा हुआ है। इनकी प्रमुख रचनाएं में पाथल और पीतल। पाथल किसको कहा है, महाराणा प्रताप को, और पीतल का है पृथ्वीराज राठौड़ को। धरती दोहरारी, धरती दोहरारी या तो मीठा मोरारी। लीटांस जमीन रो धनी कुणे, कू मिंजरे मायड़ रो हेलो। निर्ग्रंथ जिसे मूर्ति देवी पुरस्कार मिला है, और शब्द जिसे सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार मिला है। ये रचनाएं किसकी है, कन्हैया लाल सेठिया की। पाथल और पीथल, धरती दोहरारी, लीलटांस एक पक्षी है, जमीन रो धनी कुण है, कू मिंजर, निमजर ने बोला करा मिंजर, मायड़ रो हेलो। निर्ग्रंथ जिसे मूर्ति देवी पुरस्कार, और शब्द सूर्यमल मिश्रण। बात करते हैं अपन बिट्टू सुजा। बिट्टू सुजा की रचना है राव जेतऋषि रो छंद। राव जेतऋषि रो छंद के रचनाकार है बिट्टू सुजा, और डिंगल भाषा में लिखेडो है टाबरो। कौन सी भाषा में लिखेडो है, डिंगल भाषा में लिखेडो है। चलते हैं आगे। विजयदान देथा जी, इनका जन्म बोरुंदा जोधपुर में हुआ। कहाँ हुआ विजयदान देथा का जन्म, बोरुंदा जोधपुर में, जिन्हें बिज्जी के उपनाम से जाना जाता है। इनकी रचनाएं हैं बातारी फुलवारी। बातारी फुलवारी जिसके 14 खंड है। कितने खंड है, 14 खंड है, और 10वें खंड को केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। कौन से खंड को, 10वें खंड। अगली है इनकी दुविधा। दुविधा पर फिल्म दुविधा बनाई है मणिकौल ने, और दुविधा के ऊपर फिल्म बनाई है पहेली अमोल पालेकर ने, और इस पे एक नाटक है जिसका नाम है चरणदास चोर। कौन सा नाटक बन गया है, दुविधा के ऊपर पहली फिल्म बनी है जिसका नाम क्या है, दुविधा ही रख दिया मणिकौल ने। दूसरी फिल्म पहेली है जिसका अमोल पालेकर ने बनाई, और एक नाटक है जिसका नाम है चरणदास चोर। फिर है तीड़ो राव, अलेको इटली, मारो बदलो, उलझन, चौधराई की चतुराइन, और बापू के 3 हत्यारे। ये किसकी है, विजयदान देथा की रचनाएं। मोहनोत नैन से, इनका जन्म कहाँ हुआ प्यारे विद्यार्थियों, इनका जन्म जोधपुर में होता है। ये शासक जसवंत सिंह पेस्ट के दरबारी कवि है। इनका उपनाम है राजस्थान का अबुल फजल। मुंशी देवी प्रसाद ने कहा, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं, मोहनोत नैन को किसने कहा, मुंशी देवी प्रसाद ने। चलते हैं आगे।
इनकी रचनाएं हैं नैन श्री ख्यात, मूणोत नैन श्री ख्यात राजस्थान की पहली ख्यात है, राजस्थान की पहली ख्यात है। बासा डिंगल में लिखेड़ी है, राजपूतों की इसमें 36 शाखाएं बताई गई। नैनों से नैन ना मिलाओ भी, मेरे 36 के 36 गुणे मिल जाएंगे, नैनों से नैन ना मिलाओ बलम। अगला है मारवाड़ रा प्रगनारी विगित, इन राजस्थान रा गजेटियर कहो जावे है, राजस्थान रा गजेटियर कहो जावे है। इस जनगणना का पहला उल्लेख मिलता है गांवों की ख्यात, किस ख्यात को गांवों की ख्यात कहते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो मारवाड़ रा प्रगनारी विगित को क्या कहा जाता है, गांवों की ख्यात कहा जाता है। अगले हैं अपने पृथ्वीराज जी राठौड़, जिनका जन्म बीकानेर में हुआ। ये किसके दरबारी कवि थे, भाई साहब अकबर के थे। अकबर में गागरोन की जागीरी भी दी थी किसको, पृथ्वीराज राठौड़ को। इनका उपनाम है डिंगल का हेरोस। एलपी टेसी टोरी ने कहा टेक्सी टोरी हो गई थी, शोर से नहीं अपभ्रंश, शोर हुआ था ना, हुआ था सर शोर से नहीं। दरबारी कवि कौन है, अकबर के दरबारी कवि थे ये, उपनाम है डिंगल का हेरोस। किसने कहा, डिंगल का हेरो, हेरो यानी हेरोगे तो क्या होगी, शोर होगी, एलपी टेसी टोरी। इनकी रचनाएं वेली कृष्ण रुक्मणीरी, वेली कृष्ण रुक्मणीरी, जिन्हें 5वां वेद और 19वां पुराण कियो जावे। दुर्सा आडा ने इनको 5वां वेद और 19वां पुराण किस भाषा में लिखा हुआ है, बीकानेर का है तो डिंगल भाषा में। और गंगा लहरी भी किसने लिखी है भाई, पृथ्वीराज राठौड़ ने। अगले कवि है श्यामल दास ददवाड़िया, श्यामल दास ददवाड़िया, इनका उपनाम है कवि राजा। इनकी प्रमुख रचना वीर विनोद और ये भीलवाड़ा के कवि थे, यानी मेवाड़ के मान सकते हो आप, किसके, मेवाड़ के महाराजा, मेवाड़ के महाराजा सज्जन सिंह के दरबारी कवि, किसके, सज्जन सिंह के। चलते हैं आगे, रचना और उसके कवि और कोई विशेष बात है तो उसके अंदर अपन कहेंगे। देखो भाई, पहली है किरतार बावनी और विरुद्ध छतहरी, इसके कवि है दुर्सा आडा। आडो आदमी है तो बिको तो वो तो बावनियो है, किरतार दुर्सा आडा, आडो आदमी हो रही है तो वो तो बावनियो है। और विरुद्ध छतहरी, वो तो छतरी ले तो बा विरोध में ही रहे हमेशा। बांकीदास रिख्यात, बांकीदास जयपुर और जोधपुर की स्थापना की तिथि का उल्लेख कहाँ मिलता है, बांकीदास में। और ध्यान रखना दयालदास ने दयालदास की ख्यात रखी, उसमें बीकानेर का उल्लेख मिलता है। तो इसको कैसे याद करें, जैसे जयपुर और जोधपुर दो है, दोनों को ही क्या लिखा गया है, बांका बांका लिखा गया है, ऐसे याद रखो। बांकीदास, उनकी तिथियां बाकी है। राज विनोद के सदाशिव, राज विनोद, वीर विनोद श्यामल दास ददवाड़िया, लेकिन राज विनोद सदाशिव। एकलिंग महात्म्य कान्हा व्यास ने लिखा संस्कृत भाषा में, एकलिंग महात्म्य कान्हा व्यास। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, हमीर मेरे नयन खुले के खुले रह गए, मेरे नयन खुले के खुले रह गए, इतना बड़ा महाकाव्य है। राज प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखा, राज प्रशस्ति किसने लिखी, रणछोड़ भट्ट तेलंग ने। राज प्रकाश लिखा किशोर दास ने, राज प्रकाश किसने लिखा प्यारे विद्यार्थियों, किशोर दास ने लिखा। हमीर रासो जोधराज ने लिखा, और एक हमीर रासो सारंगधर ने भी लिखा, किसने लिखा, सारंगधर ने हमीर रासो। हमीर हट और सुरजन चरित्र, हट्टी आदमी हो चंद्रशेखर, हट्टी आदमी गुण हो चंद्रशेखर, तो हमीर हट और सुरजन चरित्र के लेखक कौन है, तो आप कहोगे चंद्रशेखर। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, हमीद महाकाव्य नय, और हमीर कौन सा, हमीर हट्टे, हाँ चंद्रशेखर। और हमीर रासो सारंगधर और जोधराज। कान्नड़ दे प्रबंध, कान्नड़ दे प्रबंध पद्मनाभ, प्रबंध कोश के रचनाकार है राजशेखर। राजा जब शिखर पर होता है तो वह प्रबंध करता है। प्रबंध कोश के रचनाकार कौन है, राजशेखर। अजीतोदय जगजीवन भट्ट, अजीतोदय, अजीत रह गया तो वो तो जीवन है उसका जग में ही बीतेगा, कोई आदमी अजीत रह गया उसका जग जीवन। पृथ्वीराज विजय जयानक, पृथ्वीराज विजय जय जय, जिस आदमी की विजय होती है उसकी जय जय होती है। और पृथ्वीराज रासो किसको, चांद को, चंद्रवर्धय। बीकानेर रे राठौड़ारी ख्यात दयालदास ने लिखी। रघुनाथ रूप कवि मंछाराम, रघुनाथ रूप कवि मंछाराम। देवयानी और हरिहरण वापस आ गया, दोनों ईश्वर के रूप है तो ईश्वरदास। रणमल छंद श्रीधर व्यास, श्रीधर व्यास।
पिंगल शिरोमणि कुशल लाभ ने, पिंगल शिरोमणि किसने लिखी प्यारे विद्यार्थियों? कुशल लाभ ने। पिंगल शिरोमणि किसने लिखी? कुशल लाभ ने। भाषा भूषण आनंद विलास और चंद्र प्रबोध के जसवंत सिंह। भाषा भूषण आनंद विलास और चंद्र प्रबोध के रचयिता कौन थे? महाराजा जसवंत सिंह। मुहूर्त माला चक्रपाणी मिश्र। आदमी मिश्र, मिश्र को मतलब पंडित, मुहूर्त देके मुहूर्त सु माला निकाले, चक्रपाणी मिश्र। राजविलास, राजविलास है कविमान। राजविलास के लेखक कौन है? कविमान। हाला झालारी कुंडलियां ईश्वरदास, ईश्वरदास बाहरेट। गुण भाषा, भाषा में गुण होने चाहिए, हेम कवि, यानी भाषा में भी गुण है। हेम हे किसका है? किसका है भाई? सोने का। ढोला मारूरा दुआ कवि कल्लोल। ढोला मारूरी वात कुशल चंद्र। महादेव पार्वती री वेली छाया झूला। छाया में झूल से महादेव और पार्वती, छाया में झूल सी कुण महादेव और पार्वती। पग फेरो मणि मधुकर। पग फेरो कुण को है? मणि मधुकर को। पागी है चंद्र प्रकाश देवल की। पागी किसकी है? चंद्र प्रकाश देवल की। नेमिनाथ बारह मासा कवि पालहन। कवि पालहन देव कौन सारे हैं? पालहन का है नेमिनाथ बारह मासा। नेमिनाथ बारह मासा कवि पालहन। चेतावनी रा चूंगट्या केसरी सिंह बारेट। महाराजा फतेह सिंह को कहाँ जाते हुए? दिल्ली दरबार में जाते हुए डिंगल भाषा में 13 सोटे उठाए। नल सिंह विजय हो जाओ के तो नल से हाथ धोकर विजय पाल रासो। वीर मायण भाद्र डाडी। वीर मायण भाद्रे डाडी। बादली और लू चंद्र प्रकाश बिरकाली। चंद्र सिंह बिरकाली। बादलियां और लू, चांद के ऊपर कहीं छागी बिरका छागी। चंद्र सिंह बिरकाली। पद्मावते जो जाएगा वो आएगा। पदे मावते आवते मतलब जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी गए तो वापस आओ सी। खुमान रासो खुद आएगा अपने आप चलकर। दलपत विजय। खुमान रासो दलपत विजय। बताओ भाई टाबरो थक समझ में आ रही कौन बात? मैं ठीन समझा जा रहा हूँ, मैं ठीन ताको रिवीजन करवाया जा रहा हूँ। थाने चीज़ें याद होनी चाहिए। द अर्ली चौहान डायगोनिस्ट डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा। राजस्थानी में रामायण लिखवाड़ो संत हनुमंत किंकर। राजस्थानी में रामायण लिखवाड़ो कौन है? राजस्थानी में रामायण लिखवाड़ो संत हनुमंत किंकर। ललित विग्रह राज के रचयिता है सोमदेव। हमीरायण भांडव व्यास। हमीरायण, हमीरायण। वीरमायण किसने लिखी थी? वीरमायण लिखी थी बादर डाडी ने। नाम थोड़ा बड़ा हुआ, हमीरायण भांडव व्यास। बाथा में भूगोल हरीश बधानी। पाबूजीरा छंद बिट्ठू मेहा। पाबूजीरा दोवक। ढोला मारूरी चौपाई कुशाल लाभ। ढोला मारूरी वात कुशाल चंद्र। ढोला मारूरा दुहा कवि कल्लोल। आयने अकबरी अबुल फजल। पाबू प्रकाश। पापू प्रकाश मुड़ेगा प्रकाश तो आसिया मोड़जी। देश दर्पण शंकरदान सामहोर। और सेनानी मेघराज मुकुल। सेनानी के रचयिता मेघराज मुकुल। चलते हैं नेक्स्ट। राधा बोल भारमली सत्य बात बोले। बोल राधा भारमली। राधा और बोल भारमली सत्य सत्य बातें। सत्य प्रकाश जोशी। हूँ गोरी किण पीमरी। जमारो मिट्टी का कलंक। जोज संजोग तास रोग घरे। यादवेंद्र चंद्र शर्मा। हूँ गोरी किण पीमरी। याद कर भाई, याद करे। हूँ गोरी किण पीमरी यानी हूँ गोरी किण पीमरी याद कर, यानी यादवेंद्र चंद्र शर्मा। हूँ गोरी किण पीमरी तासरो घरे। जमारो मिट्टी का कलंक जोग संजोग। एक बींदनी दो बींद धोरारो धोरी। परनेड़ो कुंवारी आबे पटकी सबकड़ा। श्री लाल नतबले जोशी। एक बींदनी दो बींदे। उसने कहा था, उसने कहा था। महाराणा प्रताप की कुछ रचनाएं। महाराणा कुंभा की रचनाएं संगीत राज 5 भाग, संगीत मीमांसा, संगीत सुधा, सूड प्रबंध और रसिक प्रिया। ये रचनाएं किसके? महाराणा कुंभा के। संगीत राज के 5 भाग है, संगीत मीमांसा, संगीत सुधा, झूठ प्रबंध और रसिक प्रिया। उसके बाद में है टाबरारी बातां गजबणे। टाबरारी बातां गजबणे केरे चकवा बात। टाबरारी बातां गजबण और केरे चकवा बात। उसके बाद में आपको मैं बता देता हूँ एक और, अभी अभी वीडियो में आई थी।
गिर ऊंचा ऊंचा गढ़े, गिर ऊंचा, गिर ऊंचा ऊंचा गढ़े, ऊंचा गढ़, ये भी किसकी है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। गिर ऊंचा ऊंचा गढ़े, गिर ऊंचा ऊंचा गढ़े, गिर ऊंचा ऊंचा गढ़, कौन है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। मुर्दों का टीला घरोंदे, कब तक पुकारूं रांघे राघव, मुर्दों का टीला घरोंदे, कब तक पुकारूं, कौन है? रांघे राघव। फाटका जंजाल, फाटका जंजाल, शिवचंद भरतिया, मीरा और दुर्गादास नारायण सिंह। और उसने कहा था चंद्रधर शर्मा, उसने कहा था मुझे चांद पे धर लेना, उसने कहा था मुझे चांद पे धर लेना, चंद्रधर शर्मा। हूँ गोरी किण पीमरी, याद करो हूँ गोरी किण पीमरी, यादवेंद्र चंद्र शर्मा, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा। चलते हैं आगे। राजस्थानी भाषा, राजस्थानी भाषा की दो शैलियां मानी जावे, एक डिंगल और एक पिंगल। डिंगल शैली यानी मैं ये क्यों यहाँ करके अठिन डी लिखो और अठिन पी लिखो, डी लिखो और पी लिखो, डीपी लिख दो, तो क्या लिख दो आप लोग? तो डीपी को लिख दो। पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप, यहां लिखो डी, यहां लिखो पी, ये पश्चिमी राजस्थान, ये पूर्वी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप डिंगल, पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप पिंगल। इस पर गुजराती का प्रभाव, इधर गुजरात है तो, और इधर ब्रज भाषा का प्रभाव, इधर वाले पे ब्रज भाषा का प्रभाव। वीर रस का प्रयोग हुआ है भाई, किसमें? डीपी में, डी में वीर रस का प्रभाव है, चारण साहित्य लिखा गया इसमें, और इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है, भाट कवियों का ये साहित्य वो है। ख्यात क्या होती है? राजाओं के सम्मान, सफलताओं और जीवन घटनाओं का जो संग्रह किया जाता है वो ख्यात में किया जाता है। उसके बाद में राजस्व है, राजा की कीर्ति विजयों वीरता का वर्णन, राजा की कीर्ति का, सम्मान और सफलता का तो ख्यात में, क्योंकि सम्मान मिला तो उसको ख्यात मिली है, कोई चीज की प्रसिद्धि मिली है। और रासो रास आई है उसको क्या? कीर्ति विजय और वीरता। वात, वात में कोई की कहानी या कथा लिखेड़ी हुआ, बात, बात में कहानी या कथा। मरचा आदमी मरिया बाद में, व्यक्ति की मृत्यु पर शोक। और पर्ची, संत महात्माओं का जीवन परिचय क्या कहलाते? पर्ची कहलाता है। संत महात्मा को कहीं हुआ पर्ची। कुछ मैं भी यहाँ आपको इंपॉर्टेंट विविध में बातें बता रहा हूँ। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति कोई संस्था है या उसका साहित्यकार है, उसकी कौन सी पत्रिका है? तो राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर है, उसके द्वारा पत्रिका निकलती है, वो है जागती ज्योत। और राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा निकलती है मधुमती। हरीश बधानी जो बीकानेर से वातायन निकालता है, और प्रकाश जैन अजमेर से लहर, विजेंद्र और कमर मेवाड़ी कांकरोली से संबोधन, भागीरथ भार्गव अलवर से कविता। इनमें से सत्य प्रकाश जोशी हरावल ओलियों, यहाँ से मुझे जो बात लगी है काम की वो ये दो ही बात लगी। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी निकालती है जागती ज्योत, और राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर निकालती है मधुमती। बस ये दो याद कर लेना, बाकी कोई बात। अब संस्था और उसकी स्थापना कहाँ है, और वो संस्था और उसकी स्थापना कब हुई, ठीक है, ये देखेंगे अपन। कोई संस्था उसकी स्थापना सबसे पहले है पोथीखाना 1952 जयपुर में। पोथीखाना कहाँ है? जयपुर में, 1952 में स्थापित। राजस्थानी शोध संस्थान 1955 चौपासानी जोधपुर में। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान 1955 जोधपुर में। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में 1958 में, इंपोर्टेंट है भाई राजस्थान साहित्य अकादमी। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969 जयपुर। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969 जयपुर। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी पारसी शोध संस्थान 1978 टोंक 1978। राजस्थान उर्दू अकादमी 1979 जयपुर में। राजस्थानी सिंधी अकादमी 1979 में जयपुर में। राजस्थान संस्कृत अकादमी 1980 जयपुर, ये इंपॉर्टेंट, राजस्थान संस्कृत अकादमी 1980 जयपुर में। उसके बाद में राजस्थानी राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी ये बीकानेर में है और 1983 में स्थापित हुई है। और राजस्थानी ब्रज भाषा अकादमी 1986 में जयपुर में। राजस्थानी पंजाबी भाषा अकादमी भी जयपुर में 2006 में। राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर में है 1957। और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? उदयपुर के अंतर्गत है। ये आपको थोड़ी सी बातें याद होनी चाहिए। इसमें भी मैं इंपॉर्टेंट कर देता हूँ, यदि आपको ज़्यादा याद नहीं रहती है तो,
कि इनमें भी इम्पोर्टेंट क्या है, तो इनमें इम्पोर्टेंट एक तो है राजस्थान संस्कृत अकादमी, और इसके बाद में है राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी, और राजस्थान साहित्य अकादमी तैयासी वाली, और राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, और राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर 1958, राजस्थान हिंदी रत्न अकादमी 1969 जयपुर। ये याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद में कुछ कहानीकार, राजस्थान का प्रमुख कहानीकार और बाकी द्वारा लिखेड़ी कहानी। प्रमुख कहानीकार में है नानूराम संस्कृता नानूराम संस्कृता, इसने लिखा गियोही, 10 दोक, धर्री रेल, मुरलीधर व्यास, वर्षगांठ, नरसिंह राजपुरोहित, ये इंपॉर्टेंट, इसको देख लेना, 7 बासो, अमर चूनड़ी, मऊ चाली, मालवे, परबाथ्या तारो, उत्तर भिखा मारी बारी, गिरजड़ा, भारत आगाम विधाता, खुए भांग पड़ी, अधूरा सपना, कुए भांग पड़ी, और गांव री हताई, और सिणघारी। इनमें सु थान ज्यादातर क्वेश्चन मनिया लागे हैं, जो को पूछने वो या पूछो को कहानी कोर कौन नहीं है, तो नानूराम संस्कार कहानीकार है, मुरलीधर व्यास, नरसिंह राजपुरोहित, बैजनाथ पंवार, डॉक्टर मनोहर शर्मा, दामोदर प्रसाद शर्मा, मूलचंद पाराणेश, राम निवास शर्मा, रामेश्वर दयाल श्रीमाली, सांवर दैया, ये इंपॉर्टेंट है, सांवर दैया, असवाड़े पसवाड़े, धरती कद ताई घुमेली, धरती कद ताई घुमेली, धरती कद ताई घुमेली, एक रचयिता कौन है, सांवर दहिया, धरती कद ताई घुमेली, सांवर दहिया, लालचंद तिवाड़ी, भंवरलाल भरमर की देख लो, तगा दो, अमुजो कद ताई, सातु सुख पूछ सके, सातु सुख के रचयिता कौन है, भंवरलाल भरमर। उसके बाद में बीएल माली, राम स्वरूप परेश, मनोहर सिंह राठौड़, भरत ओला, राम स्वरूप किसान, और ये राम स्वरूप किसान को जरूर आप देख लो, ये है हाड़ा कोड़ी, दलाल, बारीक बात, तीखीदार, ये आकी रचना है राम स्वरूप किसान की, हाड़ा खोड़ी, दलाल, बारीक बात, मदन सेनी, दया, जोड़ायत, सोनेरो सूरज उगियो मेरो, मदन सैनी का, अमोलक चंद जांगीड़ का जमुरो। उसके बाद में क्या है, चलते हैं नेक्स्ट, हो गया अर्जुन देव। फिर अब बुलाकी शर्मा, कौन है भाई, बुलाकी शर्मा, रामेश्वर गोदारा, कमल रंगा, सिंपिया और मोती, कमल रंगा ने क्या लिखा है, सिंपिया और मोती। फिर है राजस्थान के प्रमुख नाटककार में शिवचंद भरतिया, केसर विलास, फाटवा जंजाल, बुढ़ापारी सगाई, भगवती प्रसाद दारूका, बाल विवाह नाटक, मारवाड़ी मोसर, सगाई जंजाल। अर्जुन देव ने धर्मत युद्ध और जात्रा, और भरत व्यास का रंगीलो मारवाड़, ढोला मरवण, मदन मोहन सिंह, बद्री प्रकाश, सत्यनारायण, बीएल माली, गोवर्धन सिंह शेखावत, ये कोई मतलब नहीं है। एकांकीकार देख लेना आप थोड़े से, एकांकीकार के अंदर कौन है, शोभाचंद धम्मड़, श्रीनाथ मोदी, सूर्यकरण पारिक, शाम धर्मा माझी, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। एक कहानीकार का तौर पर पिछाण को नहीं, कई बार पूछ सके राजस्थान को कौन सो एक कहानीकार को नहीं, तो श्री लाल नथमल जोशी भी कहानीकार है, हनुमान पारिक भी है, दामोदर प्रसाद शर्मा भी है, गोविंद लाल माथुर भी है, ज्ञानचंद भंडारी है, धनंजय शर्मा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या को आयड है, देखो राजस्थानी भाषा का 2 क्वेश्चन पीछे आयडा क्वेश्चन है, राजस्थानी कहानी कार्य तौर पर किनरी पिछाण नी है, वो देखो नी है का मतलब नहीं है, यानी राजस्थानी कहानीकार कौन सा नहीं, इनमें से जो कहानी नहीं लिखता, भंवरलाल भरमर, रामपाल राजपुरोहित और ब्रजमोहन जावलिया विजय दान देता, तो ब्रजमोहन जावलिया ये कहानीकार नहीं है। फिर कौन सा रचनाकार कबीर साथे साथे अच्छा गद्यकार भी है, देखो कवि है बिका साथ गद्य भी लिखता, कवि कल्लोल में लिखा है शिवदास गार्डन के बारे में मैंने बताया, शिवदास गार्डन के बारे में मैंने आपको बता रखा है ना अच्छे से। हाँ, शिवदास गार्डन ने मैंने कहा था ना चंपू लिखता है, गद्य के साथ में पद्य भी लिखता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन राजस्थानी साहित्य में आ सकते हैं। राजस्थानी साहित्य का कोई क्वेश्चन आपको अजीब लगे तो उस क्वेश्चन को मत करके आना, मैं पहले बोल रहा हूँ, जो अपन ने पढ़ा है इसमें से आ जाए ना, ये झड़खा देना आप लोग। और बाकी में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो साहित्यकार और मुझे लगेंगे उनकी मैं PDF बना के या कोई छोटा वीडियो बना के जरूर डाल दूंगा। बाकी आपको उसमें ज़्यादा
वो हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है कि क्या ही होगा क्या ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने आज की इस क्लास के अंतर्गत जो जीके वाला पोर्शन था वो शानदार रूप से अपन ने कंप्लीट कर लिया है। राजस्थान के इतिहास में नहीं करवा रहा है, राजस्थान का इतिहास में नहीं करवा रहा। राजस्थान के इतिहास में मैं आपको इतना कर सकता हूँ कि राजस्थान के इतिहास में क्या करूँगा, कोई ना कोई मतलब वो है ना, राजस्थान का प्रमुख व्यक्तित्व है वो कहाँ से पूछा जा रहा है वर्तमान के अकॉर्डिंग, वो मैं एक चैप्टर आपको कहीं छोटा वीडियो बीच में डाल के करवाऊंगा। इतिहास का, इतिहास वाला पोर्शन में नहीं करवा रहा। ठीक है, पहले ही बता दे रहा हूँ, बहुत साथी कमेंट करते हैं वीडियो देखते नहीं है, कुछ लेना देना है नहीं उनको, पूरा वीडियो भी नहीं देखते हैं फिर भी कमेंट करते हैं। तो भाई साहब आप लोगों को मैंने देख लिया है, बहुत लोगों को शेयर वगैरह आप कोई करते हो नहीं, तो इतिहास वाला पोर्शन अब देने के फिलहाल में नहीं हूँ, क्योंकि इतिहास से मुझे ज़्यादा क्वेश्चन भी आते नहीं। मुझे ऐसे लग रहा है कि इतिहास से आजकल एग्जाम में ट्रेंड ऐसा आ रहा है, इतिहास से बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं। और आप लोगों को भी मैं बता दूं कि इतिहास में आप पढ़ो तो क्या पढ़ो, एक तो ये प्रमुख है ना व्यक्तित्व वाला, प्रमुख व्यक्तित्व आपको पढ़ना है। इसके अलावा इतिहास के अंतर्गत आपको जो आपकी सभ्यता है वो सभ्यता पढ़ लेनी है। इसके अलावा आपको 1857 की क्रांति पढ़नी है, 1857 की क्रांति पढ़ना है, एकीकरण पढ़ना है, एकीकरण पढ़ना है, किसान आंदोलन पढ़ने हैं, किसान आंदोलन पढ़ने हैं, और जनजातीय आंदोलन पढ़ने, और जनजातीय आंदोलन पढ़ने, ये आप लोगों को पढ़ने हैं। बाकी आपको ज़्यादा हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है कि हम क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, ये लोग आप ये इतना कुछ पढ़ सकते हो। राजस्थान का प्रमुख व्यक्तित्व है, सभ्यता, 1857 की क्रांति, एकीकरण, किसान आंदोलन, जनजाति। उन महाराजा महारानियों के चक्कर में मत पढ़ना, पूरे महाराजा पढ़ के एक क्वेश्चन आएगा पूरे महाराजों से। ठीक है, तो इसलिए उनके पीछे मत जाना, यहाँ ये टॉपिक आप लोग पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जीके वाला कॉमन पार्ट में मेरा। अब मेरी जो नेक्स्ट कराट आएगी ना, वो नेक्स्ट जो क्लास आएगी ना वो करंट जीके की आएगी। नेक्स्ट क्लास आएगी ना वो अपने करंट जीके। आपको अब क्या पढ़ना है, अब नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आप मत क्या करो ये दे दो वो दे दो, मैं खुद अपने आप जो अच्छी चीज़ें हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कह रहा हूँ। राजस्थान का जनवरी 2000 से लेकर नवंबर तक का, नोट दिसंबर, नवंबर 2025 तक का राजस्थान करंट अफेयर्स का क्लास लगा दूंगा, एक मैराथन में सलटा दूंगा। अब बताओ उसके बाद में बच्चे की क्या जान लोगे रे आप, इतना कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया मैंने तो लास्ट में। अब जो क्लास आएगी इन करंट के बाद में जो क्लासें आपको मिलेगी वो इतिहास वाला पार्ट आएगा बच्चों, मैं कहता हूँ आएगा इतिहास वाला, लेकिन इतने ही टॉपिक आएगा जो मैंने बताया है। सर और क्या आएगी, और बच्चों फिजिक्स आएगी, और बच्चों फिजिक्स आएगी सर, और क्या आएगा, और हो सकता है केमिस्ट्री आ जाए, और हो सकता है केमिस्ट्री आ जाए। इसके अलावा उसके बाद में केवल और केवल अपने यहाँ क्या आने वाली है, रीड की आंसर कीज आने वाली है। क्या आने वाली है, आंसर की आने वाली है। आंसर की अपनी ऑथेंटिक रहती है, रीड के अंदर भी मेरी आंसर की थी वो ऑथेंटिक थी, सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक उत्कर्ष क्लासेज के और भी बहुत बड़े बड़े चैनल से भी ज़्यादा ऑथेंटिक अपनी खुद की रही थी, उनसे भी ज़्यादा क्या थी, ऑथेंटिक थी। आप देख सकते हो रीड की आंसर की पहले के वीडियो डाले हुए हैं, उनमें देख लेना, अपने क्वेश्चन ज़्यादा ऑथेंटिक रहे थे। तो ये चीज़ें अब आपके साथ में 4 वीडियो, मतलब ये वीडियो कब आएगा आपको, ये वीडियो मिल रहा है आपको 14 तारीख को। ये कब मिल रहा है, 14 तारीख को। 15 को करंट, 15 को करंट, और 16 को आपको क्या मिलेगा, 16 को आपको फिजिक्स मिलेगी प्यारे विद्यार्थी, 16 को क्या मिलेगा, फिजिक्स मिलेगा। बस 16 तक ही देंगे भाई। अब 17 को तो क्या ही वीडियो दे, 17 को कोई 10-5 मिनट का वीडियो में दे सकता हूँ जो मुझे अच्छा टॉपिक लगेगा उसके आधार पर। ठीक है, अब आपका फर्ज बनता है, जहाँ तक मेरी आपको बहुत कुछ देता, साइंस भी मैं देता, जो सामान्य पार्ट लगता है मैथ वाला वो भी मैं देता, और टीचिंग में लेवल 1 की हिंदी भी मैं देता, लेकिन समय सीमा अपने पास समाप्त हो चुकी है, क्योंकि जिस दिन से मैंने शुरुआत की उनसे तो कंटिन्यू वीडियो दे रहा हूँ, ऐसा कोई दिन नहीं है जहाँ मैंने वीडियो नहीं दिया, लेकिन प्रॉब्लम अपने पास समय सीमा का समापन हो गया। इसके लिए विद्यार्थियों मैंने मेरी ओर से जितना बहुत कुछ हुआ है उतना मैंने देने का प्रयास किया।
करंट वाला मैं जरूर दूंगा और फिजिक्स वाला लेसन में जरूर दूंगा। ठीक है, बाकी आप अपनी तैयारी को शानदार, भगवान पर विश्वास रखिए और करते रहिए। अब ज़्यादा हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। बस एग्जाम में रिस्क नहीं ले, नेगेटिव मार्किंग से बचना है, कम से कम नेगेटिव मार्किंग करनी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, राम राम प्यारे विद्यार्थियों। चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और आंसर की के लिए अपने साथ में ही जुड़े रहना। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। ठीक है।